गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर, यहां पे आज लास्ट लेक्चर लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन पे। आज स्टूडेंट्स हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा मैं, जैसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम थोड़ा सा बताऊंगा, एक दो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, इंटरकनेक्टेड पुलिस के बारे में काफी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर सिलेबस का पार्ट है या नहीं। तो देखो यार, इंटरकनेक्टेड पुलिस कभी नहीं आया, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो कहीं नहीं दिया हुआ है। इंटरकनेक्टेड पुलिस, पुलिस का मोशन वो नहीं है। पर हाँ, इन केस हमें जरूरत होगी तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके, एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके, कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दूंगा। अभी नहीं, थोड़ा आराम से करूंगा। पहले हम वो चीजें कर ले जो हमारे लिए जरूरी है, जो नीट के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना? जेई एडवांस के लिए इंटरकनेक्टेड पुलिस पढ़ाई जाती है, बट नीट के लिए हम लोग इंटरकनेक्टेड पुलिस को नहीं पढ़ते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मुझे जैसे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड वन लेक्चर फॉर दैट। अभी जो मेरी कोशिश है, जो हमारे सिलेबस में है, मेरी कोशिश है पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है? सही है ना? ऐसा सही है ना? क्योंकि देखो, अगर मैं अपने मेन लेक्चर्स में उन चीजों को कराऊंगा जो सिलेबस में नहीं है, तो हमारे टाइम का लॉस होगा। तो हम एक्स्ट्रा टाइम में वो चीजें कर लेंगे जो हमारे लिए है। जैसे इंटरकनेक्टेड पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट भी कवर्ड हो जाएगा और इसके साथ साथ अपने को ये भी होगा, हमारा जो लिमिटेड टाइम है उसमें हमने लिमिटेड क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोगों ने अच्छे से कर लिए, ठीक है? ओके, चलो। अब एक चीज याद रखना, कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर लेक्चर में क्या पूरे क्वेश्चंस लिखने होते हैं? क्या हम लोगों को पूरे क्वेश्चंस उतारने चाहिए लेक्चर में? तो बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको उतारने की जरूरत होती है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, मेजर क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में कौन कौन से चीजें गिवन है। जैसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाय आर लिखना है, तो हम उसमें एम लिख दें, आर लिख दें, और वी निकाल रहे हैं या फोर्स निकाल रहे हैं, हम ये लिख दें कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। बस शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करो भाई। पूरे क्वेश्चंस क्यों उतारते हो आप लोग? हाँ, कई क्वेश्चंस होते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, आप उन क्वेश्चंस को टारगेट करो। आप क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है ना कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं फंस रहा था, आप उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो जिनकी लैंग्वेज में फंसे हो। पर हर एक क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं होता, आप लोगों को गिवन पैरामीटर और आइडेंटिफाई करना होता है क्या दिया है। इसके बाद जब लेक्चर्स खत्म होते हैं, मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी शेयर करता हूं ना क्वेश्चंस की, तो आप लोग उन क्वेश्चंस की पीडीएफ अपने पास रख लो। बट हर एक क्वेश्चन को लाइव लेक्चर में लिख पाना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, और इससे टाइम बहुत जाएगा। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उस टाइम को लगा सको, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फ्रिक्शन की कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम करने वाले हैं, कॉनिकल पेंडुलम, ये सारे टॉपिक आज मैं कवर कराने वाला हूं। ये सभी टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले मैं कॉनिकल पेंडुलम ही स्टार्ट कर रहा हूं। कॉनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है? देखो, पेंडुलम क्या होता है, अच्छा इसको देखो ध्यान से। क्या आपको ये पेंडुलम नजर आ रहा है? दिस इज ऑसिलेटिंग, दिस इज कॉल्ड पेंडुलम। आप इसी को पेंडुलम कहते हो ना? क्या कहते हैं इसको? देखो, पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज कॉल्ड पेंडुलम मोशन, ठीक है ना? कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, अब ध्यान से देखना। ये कौन शेप में पेंडुलम है, आप देख रहे हो ध्यान से, ये कैसी शेप में है? कौन शेप्ड में नजर आ रहा है? इसका मोशन अलग है ना, ये मैं सर्कुलर मोशन दे रहा हूं इसको, ठीक है ना? देखो दोबारा से, यहां पे ध्यान से देखना, रस्सी को, इसको हम लोग कैसा मोशन दे रहे हैं? सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में? कौन से प्लेन में इसका मोशन सर्कुलर है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में? कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऊपर से एक धागे से बांधा हुआ है। दिस इज कॉनिकल मोशन। आप देख सकते हो एक कॉन की तरह इसका मोशन हो रहा है, इसी को कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस मोशन? कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है ना? इससे कॉन शेप बनती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, कॉनिकल पेंडुलम में क्या है, हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसको कोन शेप में घुमाते हैं। आप देख सकते हो यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी सर्कुलर मोशन हम लोगों को यहां नजर आ रहा है, दैट इज इन
हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस प्लेन में आपको सर्कुलर मोशन नजर आएगा, यहां से आपने इसको पिन अप कर रखा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से? क्लॉक हो रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, वो क्लॉक भी हो सकता है, एंटी क्लॉक भी हो सकता है, बट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ में आ गई? और इस रस्सी में कुछ टेंशन होगी, इस रस्सी की टेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं यहां पे टी। तो जो हम यहां टेंशन कंसीडर करेंगे रोप में, इस टेंशन को हम कंसीडर कर लेते हैं टी। टी इज द टेंशन इन द रोप, और यहां पे दिस इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। अब अगर मैं इस रस्सी की लंबाई आपको दे दूं बच्चों, सपोज मैं इस रस्सी की लंबाई आपको दे देता हूं L, तो आप बता सकते हो इसका सेंटर यहां है तो इसका रेडियस कितना होगा। अगर मैं आपको ये एंगल भी दे दूं, अगर मैं आपको ये एंगल भी दे दूं, ये किस एंगल पे है, थीटा। अगर मैं आपको एक गिवन एंगल दे दूं, थीटा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं अगर रस्सी की लंबाई L है तो कि यार रेडियस आप बता सकते हो, जिस रेडियस में, जिस सर्कुलर ट्रैक में ये ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, क्या इस ट्रैक का रेडियस आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ L? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जल्दी से बता सकते हो क्या रेडियस होगा इसका? कैन यू टेल मी? दिस इज लेंथ, दिस इज रेडियस, दिस एंगल इज थीटा, क्या होगा? क्या रिलेशन नजर आ रहा है? आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है ना? अगर आप केयरफुली देख रहे हो तो ये वर्टिकल से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो L साइन थीटा, L साइन थीटा विल बी R। यहां पे अगर आप L साइन थीटा की बात करोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, R के। L साइन थीटा विल इक्वल टू R। जो रेडियस आएगा यहां पे वो L और साइन थीटा आएगा। देखो ये है रेडियस हमारा, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है, और थीटा के सामने वाली साइड यहां पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये L साइन थीटा आ जाएगा। गॉट इट? साइन थीटा। और इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमें ये पूरा मोशन अगर कंसीडर करना है, अगर मुझे इस पे मोशन देखना है ध्यान से, तो मैं इसको यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, लोकेशन ए पे। देखो ये लोकेशन ए है, और इसको मैं यहां पे रीड्रॉ कर देता हूं, अपने ऑब्जेक्ट को यहां पे दिखा देता हूं। लोकेशन ए पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे पड़ा है, और इस पे कुछ टेंशन लग रही थी ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो टेंशन कहां लग रही थी, इस डायरेक्शन में लग रही थी, और आपको पता है यहां से जो एंगल हमें दिया था वो कितना था, थीटा। तो आप इधर से भी देख सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट। मैं इस डायग्राम को यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस लोकेशन को यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एंगल थीटा था, तो आप देख सकते हो यहां पे भी वर्टिकल से एंगल थीटा होगा, ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। टेंशन के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, आप देख सकते हो टेंशन का एक कंपोनेंट अपवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट राइट साइड आएगा। जो अपवर्ड कंपोनेंट आएगा डेफिनेटली वो कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और जो राइट साइड कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। देख सकते हो अपवर्ड कंपोनेंट टी कॉस थीटा, राइट साइड टी साइन थीटा। नीचे क्या लगेगा ऑब्जेक्ट पे, mg। नीचे क्या लगेगा ऑब्जेक्ट पे, mg। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली यहां पे टी कॉस थीटा किसको बराबर कर लेगा, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। अगर आपसे कोई पूछे टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, तो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। और टी साइन थीटा कौन बताएगा मुझे, टी साइन थीटा क्या कर रहा है? ये टेंशन का वो कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द सेंटर है, ये टेंशन का वो कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ है। क्या इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे? क्या मैं टेंशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट mv²/r लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, लिख सकता हूं ना? यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, हमें टी कॉस थीटा पता चल गया और टी साइन थीटा यह पता चल गया, और आर की वैल्यू भी पता चल गई। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। इस सिस्टम को कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। ज्यादा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो नहीं बनते, वर्क एनर्जी पावर में यहां से सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, पर मैंने यहां पे, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। तो आप लोग यहां पे जरूर लिख लेना, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम सबको आना, इसका इंपॉर्टेंट एफबीडी है, ये सबको आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इसका एफबीडी पूछ ले, आपसे रेडियस पूछ ले, आपसे टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट पूछ ले किसके बराबर है, कौन सा कंपोनेंट टेंशन का सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, आपसे ये पूछ ले। तो आप लोगों को ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। सो ये जस्ट आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम नोट कर लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन ज्यादातर वर्क एनर्जी से आता है, इस पे इस चैप्टर से कम आता है, वर्क एनर्जी से ज्यादा आता है, पर वर्क एनर्जी में भी आपको एफबीडी तो बनाना पड़ेगा। आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उसमें इन चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो ना एफबीडी, ये आने वाले हर चैप्टर में काम आने वाली है। तो आज जो भी आप एफबीडी बनाओगे वो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वहां यूटिलाइज होगी, ठीक है?
डन। चलो, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक दो वैरायटी के क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। एक कंसेप्ट में मैंने देखा है बच्चों के बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आप लोगों को कुछ यहां पे क्वेश्चन देता हूं, अभी बना के देता हूं, आप लोगों को उनका रिप्लाई करना है। अभी मैं चैट को यहां पे ऑफ कर रहा हूं, जब मैं चैट ऑन करूंगा ना तब आप रिप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डायग्राम ए बना रहा हूं। आप अपनी अपनी नोटबुक में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अपनी अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो, जब मैं आपसे पूछूं तब रिप्लाई करना, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने आपको दिया है 6 किलोग्राम, ठीक है, और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया है। मैंने ऊपर फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें, मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऊपर मैंने फोर्स लगाया, सॉरी 2 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, सॉरी, ठीक है, इतना ही रहने दो। एम मेरा 6 kg है, ऊपर फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन। मैं आप लोगों से यहां पे पूछ रहा हूं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, बस इतना बता देना आप मुझे। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। सेकेंड डायग्राम अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे अगेन इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने आपको 6 किलोग्राम दिया है पहले की तरह, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, ठीक है ना। और अब मुझे आप क्या बताओगे, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। फिर एक और डायग्राम मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं 80 न्यूटन, और अब आप मुझे बताना फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तीनों केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में, तीनों में आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स मैं ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज माय अप्लाइड फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट का मास तीनों केसेस में 6 kg ही लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप मुझे केस 1 के लिए आंसर करो। चलो, रिप्लाई मी फॉर द केस 1। केस 1 में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, जल्दी से मुझे बता सकते हो। केस 1 में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। जी की वैल्यू 10 ले लेना, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक्स चेक कर रहा हूं मैं, कई बेसिक्स में गड़बड़ ना हो, क्योंकि कई बच्चों ने ये क्वेश्चंस के आंसर गलत किए हैं। जल्दी से बताओ, ऊपर अगर हम 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, एम मेरा 6 kg है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन, जल्दी से बताओ। नॉर्मल रिएक्शन जल्दी से, ऊपर भी तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको ध्यान से देखो, ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा mg। mg कितना है अगर हम ध्यान से देखिए 60 है ना, मास इनटू ग्रेविटी, mg जो होगा मेरा वो 60 हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f, यहां पे r प्लस f किसको बैलेंस कर लेगा, आप देख सकते हो f कम है ना वेट से, तो आप देख सकते हो r प्लस f किसके बराबर हो जाएगा 60 के। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 60 माइनस 2 यानी कि 58 न्यूटन। सेकंड केस में बताओ फटाफट, सेकंड केस में बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा। अगेन यहां पे अगर हम लिखेंगे r प्लस एफ तो दोबारा से 60 के बराबर होगा, यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, यहां पे भी mg नीचे लगेगा, 60 है, तो आप देख सकते हो यहां नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 60 माइनस 5 यानी कि आ जाएगा 55 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। थर्ड केस में कितना आएगा, थर्ड केस में कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ, थर्ड केस में कितना आएगा, थर्ड केस में कितना आएगा। सेम उसी कंसेप्ट से कर लें कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगी और mg तो नीचे लगता है, mg कितना है अपने पास 60 है, क्या सेम कॉन्सेप्ट लगा दें यहाँ पे, r प्लस एफ 60 के इक्वल रख दें। कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है 80, तो यहां से आ गया 60, क्या नॉर्मल रिएक्शन -20 आएगा, क्या यही आ रहा है आप लोगों का आंसर, बताओ मुझे। थर्ड वाले में लोचा है, थर्ड वाले में क्या लोचा है, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, थर्ड वाले में लोचा है। अरे बेटे एक चीज सोचो, इस ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है वो 80 है, इसका वेट कितना है बोलो 60। अरे आपने ऊपर लगाया हुआ फोर्स 60 से बड़ा लगा दिया, ये तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अरे नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा ही नहीं, नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखोगे, नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर तो आप -20 लिख के आ रहे हो तो गलत हो जाएगा, नॉर्मल थोड़े ना नेगेटिव होता है। यार एक बात बताओ, ये बॉटल मेरे हाथ में है और इसके वेट से ज्यादा फोर्स मैं इस पे लगा दूं तो ये हवा में नहीं उड़ेगी, तो क्या इस केस में कांटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इस केस में याद रखना नॉर्मल रिएक्शन -20 नहीं आएगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स mg से बड़ा हो गया, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो mg से बड़ा हो गया, तो नो कांटेक्ट, यहां पे कांटेक्ट ही छूट जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्सेलरेट करेगा। यहां पे तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता था, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास,
तो यहां पे अगर आप देखोगे नेट फोर्स हो जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नॉर्मल रिएक्शन 0, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो ये छोटे छोटे गलतियां जो एग्जाम में हम लोगों से हो जाती हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये गड़बड़ नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया? किस किस को क्लियर हो गया ये अच्छे से? कौन कौन ये गलत करके आता है एग्जाम में? करते हैं ना गलत, अगर गड़बड़ हो जाती है, ऐसे कोई पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन कभी नहीं नेगेटिव हो सकता। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ही तो लिख रहे हैं हम इसका, है ना, इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और वो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और याद रखना, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं, एक और कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख सकते हो एग्जाम के लिए। मान लो मैं आपको बोलूं कोई लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और लिफ्ट क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। लिफ्ट क्या कर रही है बच्चों, फ्री फॉल कर रही है, छोड़ दी गई। लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, किसी का भी फ्री फॉल हो रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, कमेंट्स में बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा हूं, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m इज इक्वल्स टू 6 kg, ठीक है ना, अगेन 6 kg ले लेते हैं, और ये लिफ्ट क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो ऐसे में लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन पूछूं अगर ब्लॉक पे, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, तो कितना होगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। तो अगर मैं आपसे यहां ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन पूछूं तो कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बोलो बोलो कितना होना चाहिए। आप लोग यहां से फॉर्मूला लगा सकते हो, R इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, यही तो लगेगा ना अगर हम ध्यान से देखेंगे, यानी कि एम जी माइनस जी, यानी कि 0, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, 0 आएगा आंसर, कोई नॉर्मल रिएक्शन इस केस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे R होगा और नीचे क्या होगा, mg, और याद है ना ये कौन सा फ्रेम है, ये हम कौन सा देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहां से देखें एक सूडो फोर्स भी लगेगा ना नीचे, ठीक है ना, तो यहां पे हमने देखा था ना आर एम जी माइनस ए हो जाता है यहां पे। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आर एम जी माइनस ए, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आर एम जी प्लस ए। याद आ रहा है, लिफ्ट के साथ साथ इसका एक्सेलरेशन बदल जाता था, आर एम जी माइनस ए, आर एम जी प्लस ए, मैंने सिखाया था क्लास में। इस केस में अगर ये फ्री फॉल कर रही है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, आप अपने हाथ पे इस पेन को रखो, रख दो और अपने हाथ को फ्री फॉल करा दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो इस पेन का भी फ्री फॉल होगा और आपके हाथ का भी फ्री फॉल होगा और इन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट रहेगा ही नहीं। अब तो दोनों ही फ्री फॉल कर रहे होंगे तो आपके हाथ पे पेन कोई फोर्स नहीं लगाएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ पे रखो और आप जंप कर जाओ, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, एक इंसान ने क्या किया है, एक बंदा है, ठीक है ना, ये यहां से, ठीक है ना, एक मतलब आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, तो एक आर्मी पर्सन अपने हाथ में गन लेके खड़ा है ना, और वो क्या कर रहा है, यहां से जंप करता है। तो जब वो जंप करेगा तो क्या उसको गन का वेट महसूस होगा, नहीं, जंप करते टाइम उसको गन का वेट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं महसूस होगा, क्योंकि आदमी भी फ्री फॉल कर रहा होगा और गन भी फ्री फॉल कर रही होगी। ड्यूरिंग जंप मैन डज नॉट फील द वेट ऑफ गन। समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, क्लियर है ना? तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम लोगों को पता होने चाहिए। चलो, एक सवाल है अब आप लोगों के सामने, यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पहले पढ़ना है, रीड खुद करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को रीड करना है, रीडिंग हैबिट मैंने कहा था ना डेवलप कर लो बेटा। आप कहते हो क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो क्वेश्चन समझना पड़ता है, अपने आप नहीं आएंगे समझ में, ठीक है ना। हमेशा कुआं थोड़ा प्यासे के पास आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, तो आपको सीखना है तो समझना आप ही को पड़ेगा। क्या कह रहा है यहां पे क्वेश्चन में, sand is piled up on a horizontal ground in a form of a regular cone of fixed base of radius r. The coefficient of static friction between the sand layer is mu. The maximum volume of sand that can be piled up without sand slipping on the surface is. चल, इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है, सोचना है, एंड देन आंसर मी, और फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो।
ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन का मतलब धीरे धीरे निकालने की कोशिश करो। सैंड इज पाइल्ड अप ऑन हॉरिजॉन्टल। अरे कभी खेले हो जैसे आप, अगर कोई सी के किनारे रहता है, बीचेस के आसपास रहता है, या फिर मिट्टी मिट्टी में कभी खेले हो, गली मोहल्लों में कंस्ट्रक्शन चलती है, खेले हो कभी आपने ऐसे इमारतें खड़ी करी है वो सैंड की, रेत की, कोशिश की है वैसे बनाने की, क्ले से बनाने की कोशिश की हो कभी? यहाँ पे वो रेत की बात कर रहा है। सैंड को पाइल अप करके एक कोन बनाया गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सैंड के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, ऐसे सैंड को इकट्ठा करके, ऐसे टुकड़े इकट्ठे करके, ऐसे, ये तो बेस बन गया हमारे इसका कोन का, ऐसे एक कोन खड़ा किया गया है। समझ रहे हो? इस तरीके से कोन बनाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से सैंड के छोटे छोटे हिस्से को इकट्ठा करके एक कोन बनाने की कोशिश की है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, रेगुलर कोन, कोन जानते हो ना, आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, जैसे वैसे ही, ठीक है ना। तो सैंड के हिस्सों को इकट्ठा करके ये कोन बनाने की कोशिश की गई है। अब आप ये देखो, सैंड का बेस अगर आप ज्यादा पतला बनाओगे, जैसे अगर आप इस तरीके से बनाओगे, जितना बेस बड़ा होगा उतना अच्छा कौन बनेगा। उसने रेडियस तो दे ही दिया क्वेश्चन में, इसके बेस का रेडियस तो क्वेश्चन में दे ही दिया आर, ठीक है ना। आप ज्यादा बड़ा कौन नहीं खड़ा कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे जो सैंड के पार्टिकल है वो स्लिप करके नीचे आ जाएंगे। अगर आप बहुत लंबी हाइट लेके जाओगे, ज्यादा लंबा कौन नहीं खड़ा कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबी हाइट ले ली तो सैंड के हिस्से ऐसे, जैसे माउंटेन्स भी होते हैं बच्चे, बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं शार्प पीक वाले, उनमें से लैंड स्लाइडिंग होने लगती है। इसलिए तो होने लगती है क्योंकि यहां पे जो टुकड़े होते हैं वो स्लिप करते 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 नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसने क्वेश्चन में वही बोला है, उसने क्वेश्चन में यही बोला है, मान लो जो बेस का रेडियस है कौन का वो आर है, तो आपसे वो यहां पे पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम यहां पे इकट्ठी कर सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले निकाल लो वो कितनी हाइट तक जा सकता है। और हाइट कैसे निकालेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैं चाहता हूं यहां सैंड का हिस्सा नीचे स्लिप करके ना आए। हम बहुत ज्यादा एंगल देना चाहते हैं, बट इस एंगल से ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। हम मैक्सिमम एंगल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, पर एंगल पे एक लिमिट है। याद है हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, याद है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। क्या कहते थे इसको? एंगल ऑफ रिपोज। टेन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू एस। क्योंकि अगर आपने एंगल ज्यादा बड़ा कर दिया, हाइट लंबी हो जाएगी, पर सैंड के जो मॉलिक्यूल्स, जो सैंड है वो नीचे स्लिप करते हुए आने लग जाएगी। यानी कि सैंड को बचाना है तो टेन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? म्यू एस के बराबर होना चाहिए। किस किस को ये बात अच्छे से चमक गई? मुझे लगता है चमक तो गई होगी कि हम सैंड के ऐसे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके हम लोग एक यहाँ पे कोन बना रहे हैं, पर हम लोग ज्यादा लंबा कोन बनाएंगे, एंगल बहुत बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ जाएगा तो हमारी सैंड स्लिप करके नीचे आ जाएगी। जैसे ऐसे सोचो, माउंटेन से लैंडस्लाइड होता है ना, नीचे वो गिरते रहते हैं पत्थर, वही हिसाब यहां भी होगा और वो इमारत टिक नहीं पाएगी, यानी कि वो कौन टिक नहीं पाएगा ज्यादा देर। तो हम लोगों को पता है टेन थीटा म्यू, यहां तक हम रख सकते हैं। अब हमें पता है ये इसकी हाइट है, ये बेस है। क्या इस ट्राइंगल से एच और आर के बीच में रिलेशन नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है एच बाई आर टेन थीटा के बराबर है फ्रॉम द ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल से देख सकते हो, और टेन थीटा म्यू के बराबर है, यानी कि इस कोन की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू आर। कितनी हाइट हो जाएगी? म्यू आर। दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। इससे ज्यादा हाइट नहीं रख सकते आप कोन की। इससे ज्यादा हाइट रखोगे तो हमारा कोन टिकेगा नहीं। अब आपको पता है यहां पे वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो कोन की वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम से 1/3। अगर आप सिलेंडर इकट्ठा करते हो तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आ जाएगा? 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, और एच को आप लिख सकते हो म्यू आर। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब हो जाएगा ना, ऊपर एक आर स्क्वायर था और एक आर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। पाई आर क्यूब म्यू डिवाइडेड बाय 3, म्यू पाई आर क्यूब बाय 3। समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 20.39% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया। बट अब मैं आपसे कमेंट्स में पूछूंगा, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा? क्यों एंगल टेन थीटा, क्यों एंगल हमने टेन थीटा को म्यू लिया है? क्योंकि यही मेरा रिपोज एंगल होता है। इससे ज्यादा एंगल करने पे ये सैंड स्लिप करके नीचे आएगी, सैंड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे, वो टिकेगा नहीं। ठीक है ना? समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है ना? देख रहे हो कैसे एंगल ऑफ रिपोज को यूज किया है? आप लोग जानते हो रियल लाइफ में भी माउंटेन्स में लैंडस्लाइड कब होने लग जाता है? जब उनका बेस छोटा हो जाता है और माउंटेन लंबे लंबे ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसान लोग क्या कर रहे हैं? हम माउंटेन की खुदाई करते जा रहे हैं। माउंटेन ऐसा होता था, हम इसको खोदते जा रहे हैं, तो हम इसका बेस छोटा करते जा रहे हैं,
इसको खोद खोद के हम इसको ऐसे शार्प करते जा रहे हैं, इसलिए लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, क्या हो रही है लैंडस्लाइड आजकल इतनी? एक तो देखो बारिशों में तो हो ही जाता है क्योंकि म्यू कम हो जाता है। बारिशों में लैंडस्लाइड क्यों होता है? एक तो म्यू कम होने की वजह से होता है। बट जो ह्यूमन है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहाड़ों के बेसिस को काटना स्टार्ट कर दिया है, उसका रेडियस छोटा करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इसका रेडियस छोटा कर दोगे तो थीटा बढ़ जाएगा और लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही रीजन होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, देखो बहुत कुछ सिखा के भी जा रहा है ये। ठीक है ना? क्लियर? वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है। गॉट इट? वॉल्यूम ही निकालना था ना। यहां पे आप लोगों से क्या पूछा था? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट कैन बी पाइल्ड अप। जो क्वेश्चन में पूछा तो वही तो निकालेंगे ना। फिर तुम कहते हो कि सर हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? अब सवाल ये पूछ रहे हो, वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो? अरे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम ही निकालेंगे ना भाई, फिर क्या निकालेंगे और बता। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है, ट्राई करना है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पहले पढ़ने का टाइम देता हूं। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन is placed on a rough table such that one end of the chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its chain length hangs over the edge of the chain starts sliding, the coefficient of static friction. तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, थोड़ी सी कोशिश करो समझने की, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ट्राई करो जल्दी से करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कुछ नहीं बेटा, अंगूठा मुड़ गया पैर का, सुबह सुबह जैसे आ रहा था चल के, तो वो होता है ना, सबसे कोने वाली उंगली होती है पैर की, सबसे छोटी वाली जो हर जगह टकराती रहती है, वो मुड़ गई और स्वेलिंग हो गई है पैर में। तो चल रहा हूं मैं, बट थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है पैर पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैर कम रख रहा हूँ नीचे, इसलिए वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ। वैसे ठीक है, स्वेलिंग है, आफ्टर क्लास में डॉक्टर को दिखा दूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। आई थिंक नेल निकल गया ऊपर से, तो स्वेलिंग है, इसकी वजह से चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यूनिफॉर्म मेटल चेन, ठीक है ना? कैसे करेंगे अगर हम ध्यान से देखें, कैसे करेंगे? यहां पे देखो ध्यान से, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना? क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक यूनिफॉर्म मेटल चेन है जिसको हमने रफ टेबल पे रखा है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे एक मेटल चेन को लेते हैं और इसको रफ टेबल पे रख रहे हैं, ठीक है ना? यहां पे हम लोगों ने एक चेन ली और इसको ऐसे रफ टेबल पे रख दिया। अब कुछ हिस्सा हमने इसका लटका दिया, बताओ कितना हिस्सा लटकाया है, जल्दी से बताओ कितना हिस्सा लटकाया है। सच दैट 1/3 ऑफ इट्स चेन लेंथ हैंग ओवर द एज ऑफ द चेन। 1/3 का मतलब यहां पे कितनी लेंथ मैंने लटका दी होगी? चलो बताओ मुझे कमेंट्स में, कितनी लेंथ लटका दी होगी? L/3। तो कितनी लेंथ टेबल पे होगी यहां पे? 2L/3। कितनी लेंथ टेबल पे होगी अगर आप ध्यान से देखोगे? 2L/3 यहां पे टेबल पे होगी। इसका मास बताओ मुझे, इसका मास सोच के बताओ कितना होगा? इसका मास क्या M/3 नहीं होगा? अगर टोटल मास M है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2M/3। भाई टोटल लेंथ अगर L है, इसका मास M/3 होगा, इसका 2M/3, इसकी लेंथ L/3, इसकी 2L/3। क्वेश्चन में बोला है 1/3 इसकी जो लेंथ है वो हैंग कर रही है एज से, ठीक है ना? और अब वो कह रहा है कि यहां पे इसका वेट इतना है कि ये जस्ट स्लाइड कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, दो मासेस हैं, कौन कितना मास हमारा हैंग कर रहा है? कितना मास हमारा हैंग किया हुआ है? जल्दी से बोलो, कितना मास हमारा हैंग कर रहा है? M/3। क्या इससे mg लगेगा नीचे? कितना फोर्स लगेगा नीचे? जल्दी से बोलो। M/3g। कितना फोर्स लगेगा? mg/3। आप लिख सकते हो ना, यहां से कितना फोर्स लगेगा नीचे? mg/3 लगेगा ना? mg/3 फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, कितने मास पे फ्रिक्शन लगेगा? जो ऊपर की तरफ है, जो मास ऊपर हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा। इसका मास कितना है? 2m/3। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया जा रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लोगों को वही निकालना है, म्यू। तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा आप देखो, इसका नॉर्मल रिएक्शन बता दो। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2m/3g, है ना? तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा पीछे की तरफ? फ्रिक्शन फोर्स बताओ जल्दी से। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू
इंटू आर यानी कि म्यू इंटू 2/3 mg। बताओ यही लगेगा। और अब आप बताओ नीचे ले जाने वाला फोर्स mg है, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन रोक रहा है और mg नीचे ले जाना चाहता है, क्या यही है? mg इसको नीचे ले जाना चाहता है और फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है। तो क्या इन दोनों फोर्सेस को हम लोग बराबर कर दें? यहां पे हम mg/3 को बराबर कर दें, किससे? फ्रिक्शन से बराबर कर दें। फ्रिक्शन कितना है मेरा? म्यू इंटू 2/3 और mg, इससे बराबर कर दें। देखो ध्यान से कर सकते हैं। अब यहां से बता दो मुझे म्यू की वैल्यू क्या आ रही है। क्या आप यहां से म्यू कैलकुलेट कर सकते हो? देखो mg/3 कैंसिल हो जाएगा ना। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अरे ऑप्शन ही नहीं डाला इन्होंने 1/2। 1/2 ऑप्शन ही नहीं डाला इन्होंने ठीक है, सॉरी, ये कर दो 1/3 की जगह 1/2 कर दो, 1/2 आएगा। हाँ ठीक है, 1/2 ही आ रहा है। ऑप्शन गलत इन्होंने टाइप कर दिया है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 1/2 आएगा। ओके, 1/2 कैसे आया? समझ में आया अच्छी तरीके से? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें यहां पे 1/3 लेंथ आपकी हैंग हो रही थी, 2/3 लेंथ हमारी ऊपर थी, तो यहां से फ्रिक्शन सिर्फ 2/3 लेंथ पे लगेगा, 2/3 mg और इंटू म्यू, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें यहां पे mg नीचे ले जाना चाहता है, फ्रिक्शन रोकना चाहता है। दोनों बराबर क्यों हो गए? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है बेटा। दोनों बराबर क्या हो गए? जस्ट स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 रख के कर रहे हैं, म्यू 1/2 आएगा। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं किसी का आंसर कुछ आया होगा, तो मैं इसमें कौन सा आंसर लगाऊं? मैं ए अब लगा देता हूं, अब इसमें तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है ना, पता नहीं किसने कौन सा आंसर लगाया, बट इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा। अगर वो 1/2 होता, 2/3 नहीं 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, डन, ओके, 1/2 आएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज सुबह बैठ के मैं पीपीटी बना रहा था, तो मुझे लगता है मैंने ऑप्शन शायद इसमें गलत डाल दिया है, तो जल्दी जल्दी में ये वाला क्वेश्चन डाला था, इसलिए मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन गलत डल गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट बोनस आ गया। चले, डन, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक सवाल और है, इसमें परसेंटेज निकालना है, कितना चेन का परसेंटेज टेबल के ऊपर होगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है। A uniform chain lies on a horizontal top if the coefficient of friction between the chain and the table is 0.5. The maximum friction length of the chain that can be over one edge of the table is. चलो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और फिर सॉल्व करो। पहले पूरा पढ़ लो अच्छे से और फिर सॉल्व करो। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोगों को बस ये निकालना है यहां पे कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ चेन टेबल पे रखना चाहिए कि स्लाइड ना करे। ठीक है ना, मिनिमम कितना रखना चाहिए। ट्राई 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 ट्राई, जल्दी से। पोल तो ऑन है बच्चे, पोल तो ऑन है, पोल आने चाहिए। ऑन है बेटा, देखो पोल ऑन है। ठीक है, ट्राई किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप एक काम कर लो फटाफट, जो टोटल चेन है उसका कितना हिस्सा हैंग है, आप मान लो, एक काम करो, आप मान लो एक्स पोर्शन उसका हैंग है। मतलब अगर हम चेन को ऐसे दिखाएं, ठीक है ना, इस तरीके से अपनी चेन को दिखा रहे हैं, तो इसका एक्स पार्ट, ठीक है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका जो एक्स पार्ट है वो हैंग यहां पे टेबल पे है, तो कितना हैंग हो रहा होगा? 1 - x पोर्शन हैंग हो रहा होगा। दोनों को ऐड करके 1 आ जाएगा ना, मतलब फ्रैक्शन, x इज अ फ्रैक्शन, यानी कि आप रेशियो भी कह सकते हो, जितना टेबल पे है डिवाइडेड बाय नीचे x, वो फ्रैक्शन है, वो रेशियो है। तो अगर x पार्ट इसका टेबल पे है तो 1 - x पार्ट नीचे होगा, दोनों को ऐड करो 1 आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शन मतलब परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज आ जाती है। तो यहाँ पे x% टेबल पे है, बाकी परसेंट नीचे है ना। x अगर हम ध्यान से देखें, x इंटू 100% टेबल पे है और बाकी नीचे है, तो हमने x पोर्शन यहाँ रख दिया। तो इसका मास कितना हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखेंगे, कितना मास ऊपर हो जाएगा टेबल पे? जल्दी से बोलो, ऊपर मास कितना हो जाएगा? x इंटू एम, ठीक है ना जी। ये हमारा वेट होगा जो टेबल पे होगा, यहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें xmg, तो xmg मेरा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। फिर से समझना, x क्या है? x फ्रैक्शन ऑफ मास है जो टेबल पे है। जैसे यहां पे नहीं बोल रहा था कि कितना मास हैंग हो रहा है, 1/3, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं।
1/3 प्लस 2/3 मिलके 1 बनाता है ना, यहां पे ऐसे ही मैंने फ्रैक्शन को कितना मान लिया, x फ्रैक्शन इधर बाकी फ्रैक्शन नीचे, तो x mg ये क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप फ्रिक्शन की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि 0.5 इंटू एक्स एम जी, तो ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। और अगर आप देखो कि नीचे वेट कितना होगा, आप देख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू एम, ये इसका मास हो गया, ठीक है ना, इसका मास एक्स एम, इसका 1 माइनस एक्स एम, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे जी लगा दो तो ये इसका वेट हो गया, तो ये वाला फोर्स फ्रिक्शन को बराबर कर लेगा, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें 0.5 एक्स एम जी ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 1 माइनस एक्स एम जी के बराबर हो जाएगा। एम जी कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0.5x, ये आ गया 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 1.5x, ये आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप देखोगे इसको आप 3/2 भी लिख सकते हो, है ना, इसको 3/2 लिख सकते हो, x की वैल्यू आ गई 2/3। तो इतना पोर्शन आपका ऊपर है, तो कितना पोर्शन हैंग है, x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, तो कितना पोर्शन हैंग है 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3, इतना पोर्शन आपका हैंग है। अब आपसे पूछ रहा है कितना फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, बोलो, यहाँ क्वेश्चन पूछा था द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट कैन ओवर वन एज ऑफ द टेबल, कितना हैंग है हमें निकालना है या ओवर द टेबल निकालना है, ये बताओ। ओवर द टेबल तो हमारा कितना आया, 2/3 आया ना ओवर द टेबल। एक सेकंड कैलकुलेशन में देख लेता हूं, कैलकुलेशन सही करी है ना, एक बार चेक करो। यहां पे कितना टेबल के ऊपर आया है, एक्स पोर्शन टेबल पे आया है, यानी कि x इंटू एम जी, ये आ गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स 0.5 एक्स एम जी। और कितना हैंग है अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यानी कि 2/3 आई है एक्स की वैल्यू, जरा ध्यान से देखो 2/3 हमारी एक्स की वैल्यू आई है। हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन ओवर वन एज ऑफ द टेबल। उल्टा नहीं आना चाहिए बच्चों इसका आंसर, आई थिंक कुछ गलत नहीं है ऑप्शन इसका भी, 2/3 आना चाहिए ना आंसर। एक बार चेक करा आप लोगों ने, देखो एक बार, उल्टा नहीं आना चाहिए यहां पे, हैंग वाला नहीं पूछा ना इसने। एक सेकेंड, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैव ओवर वन एज ऑफ द टेबल, तो उसने तो ये पूछा है। इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 2/3 इंटू 100 आएगा, और जो हैंग पार्ट है वो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू, आप देख सकते हो वो कितना आ रहा है 1/3 इंटू 100, ये आ रहा है 33.3%, और ये आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे 66.7%, ठीक है ना। आपसे हैंग पार्ट पूछ रहा है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं करी, 0.5 और mg से mg कट गया, ठीक है, 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओगे 1.5x, ये आ जाएगा 3/2, x की वैल्यू 2/3 आ रही है, सही है, x की वैल्यू 2/3 ही तो आ रही है, सही करिए ना कैलकुलेशन, तो सही है, 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ओके। तो यहां पे मुझे लग रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट शुड बी हैंग होना चाहिए, हैंग के हिसाब से ही आ रहा है, अदरवाइज सबसे क्लोजेस्ट आंसर 60 आ रहा है। नहीं, इन्होंने तो देखो, इन्होंने तो ये पूछा है कैन हैव ओवर वन एज, और मुझे इन्होंने आंसर लग रहा है ये वाला दिया है, यानी कि या तो क्वेश्चन में यहां से हैंग पार्ट पूछना चाहिए था। अगर आप हैंग पार्ट की बात करोगे तो ये आंसर सही है, अगर आप हैंग पार्ट की बात करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, अदरवाइज आना चाहिए था 60 पर, वो ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है इनको हैंग पार्ट पूछना होगा, इन्होंने जो लिखा है लैंग्वेज कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे हैंगिंग पार्ट पूछना होगा, तो 33.3% आएगा, ठीक है ना, हैंग पार्ट 33.3% आएगा, तो ऑप्शन ए हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए हैंग पार्ट अगर पूछेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, सही है, क्लियर है। हैंगिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो 33.3% आ जाएगा, ठीक है। नहीं यार, ये बुक का क्वेश्चन, आई थिंक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, मॉड्यूल का डाला है मैंने क्वेश्चन, तो उसी में गड़बड़ होगी, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आई थिंक वहां कुछ टाइपिंग एरर है, तो यहां तक मुझे लगता है इन्होंने हैंग पार्ट पूछना होगा, तो ऑप्शन फिर इसका 33 पॉइंट हैंग पार्ट के लिए आएगा, ठीक है, इसको जरूर कर लेना, ओके, इसको देख लेना ध्यान से, ये हैंगिंग पार्ट होना चाहिए, तो उस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरा अपना नहीं है, वरना तो ठीक होता है ये, इसलिए यहां पे कुछ गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, इसको तो आप सभी कर सकते हो, दिस इज सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको 1.71 दिया जाए, व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन टू जस्ट स्टार्ट अ मोशन, ये एंगल ऑफ रिपोज से हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर अब करना है सभी को। मैंने आज ही एंगल ऑफ रिपोज आप लोगों को रिवाइज कराया है, मैंने आज ही आपको एंगल ऑफ रिपोज रिवाइज कराया है, इसका आंसर जल्दी दे दो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल है। आपसे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में नीट में,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू जस्ट स्टार्ट द मोशन, मतलब एंगल ऑफ रिपोज, वहां से आप फटाफट कैलकुलेट करके दिखा दो जल्दी से, म्यू की वैल्यू आपको पता चल गई। पीछे वाले में किसी की मैं एक बार चेक कर लूंगा, वैसे कैलकुलेशन एरर नहीं था बच्चे उसमें, एक बार देख लेना फिर भी, यहां पे चेक करो फटाफट। ट्राई ट्राई, बहुत आसान है, जल्दी से देखो फटाफट क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, जल्दी से बोलो। इंक्लाइन प्लेन में क्या एंगल रख सकते हैं, जल्दी से बोलो। ये थीटा कितना रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करे, याद है ना, बहुत बार पढ़ाया ना, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1.7। अरे 1.71 रूट 3 के बराबर ही तो है। तो आप देख सकते हो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा यहां से हमारा, 60 डिग्री, यानी कि आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन 61% ने कर लिया। भाई अगर इनकेस आपको पोल विजिबल नहीं हो रहे ना स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार रिफ्रेश किया करो, या फिर लेक्चर के बाद ऐप को अपडेट करना, हो सकता है आपका ऐप अपडेट ना हो जिसकी वजह से आपको पोल नहीं दिख रही हो, प्लीज एक बार वो जरूर कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहां पे चैट को ऑफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहां पे आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है ये वाला एंगल, 30 डिग्री दिया है, और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिटिकल एंगल पे, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज आप लोग ढूंढो, यहां पे अपना आप निकालो, यहां पे म्यू की वैल्यू क्या होगी। अ बॉडी एम जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन वेयर द क्रिटिकल एंगल ए सी बी, आपको ए सी बी एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आप लोगों को यहां पे सोचना है। क्रिटिकल एंगल का मतलब ऑब्जेक्ट यहां जस्ट स्लाइड कर रहा है नीचे, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज बन जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज बन जाएगा। अब क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है ना, दिस विल बिकम एंगल ऑफ रिपोज। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, टाइमर छोटा दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो। एंगल ऑफ रिपोज कितना हो गया यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया। अरे एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री होगा बच्चे, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये एंगल अपने आप ही 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप म्यू की बात करो तो वो 1060 डिग्री आ जाएगा, और 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे mg/√3, √3 mg, ये तो फोर्सेज है, और आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ये mg/√3 या √3 mg हो सकता था क्या आंसर, नहीं। आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ना पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30% बच्चों ने सही की है। ये दोनों कैसे कर रहे हो भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स थोड़े ना होता है, क्या कर रहे हो भाई, अब डांट खाने वाले काम किए तुम लोगों ने, ठीक है, क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो ध्यान से क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या ये एंगल ऑफ रिपोज है, नहीं, एंगल ऑफ रिपोज नीचे से देखा जाता है, ये थोड़े ना एंगल ऑफ रिपोज है। हाँ जरूर ये स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या फिर काइनेटिक लग रहा होगा, बट ये क्रिटिकल एंगल दिया है, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा यहाँ पे। और अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो टेन थीटा हो जाएगा म्यू। बट आप मुझे एक बात बताओ, आप ये वाले ऑप्शन कैसे मार्क कर सकते हो दोनों, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या एमजी के बराबर हो सकता है कभी, क्या उसके पास यूनिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के पास नहीं होती बेटे, यूनिट लेस होता है। क्यों मार्क किया आप लोगों ने इन दोनों ऑप्शन को, बताओ क्यों मार्क कर रहे हो, जबरदस्ती इन दोनों क्वेश्चंस, इन ऑप्शंस को मार्क कर रहे हो, तो वैसे आसान क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। तुक्का, अब तुक्का लगाओगे तुम, ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद भी तुक्का लगा रहे हो, बहुत पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग मुश्किल बना रहे हो अपने लिए, इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो जाता सॉल्व, ठीक है, क्लियर।
डन हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ कार इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod of length इतना. The angle made by the road with the track. The angle made by the road with the track. सोच के करना, ध्यान से करना. ऐसा क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी कराया था. सोच के करना, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना फिर सॉल्व करना. ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था. बस इतना याद रखना, एंगल कहां से निकालना है? विद द ट्रैक. ट्रैक से निकालना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है. कल रिवीजन भी किया होगा आप लोगों को, मैंने अपने आईजी से रिवीजन की 2 स्लाइड्स अपलोड की थी, आपने देखा होगा पेजेस पे. तो वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था. बस यहां पे वर्टिकल से नहीं, एंगल हॉरिजॉन्टल से निकालना है. फर्क है, एंगल वर्टिकल से नहीं निकालना, हॉरिजॉन्टल से निकालना है. फर्क है क्वेश्चन में. कल पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, कल सिखाया था मैंने आप लोगों को. मैंने रिवीजन स्लाइड में भी शेयर किया था. यहां स्ट्रिंग की जगह बस रोड है जो टेढ़ी हो गई है. आपको पता है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है. बताया था ना आपको, यहाँ पे सेंटर है, इस पे यहाँ सूडो फोर्स लगता है MA, और नीचे क्या लगेगा अगर आप ध्यान से देखोगे? MG. पर एंगल आपसे कहां से पूछा गया? वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से? आपसे ये एंगल नहीं पूछा. आपको कहां से एंगल पूछा है? बोलो. द एंगल मेड बाय रोड विद द ट्रैक. कितना एंगल ट्रैक से बना रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालो बाप. इस केस में जो एंगल निकालना है आपको हॉरिजॉन्टल से निकालना है. टेन थीटा किसके इक्वल आएगा? वैसे A/G आता था, पर यहां पे टेन थीटा उल्टा हो जाएगा. यहां पे G/A लिखना चाहिए मुझे टेन थीटा को. देखो ध्यान से, क्यों G/A लिखना चाहिए, A/G नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि यहां से नहीं, यहां से एंगल निकालना है. हालांकि आंसर सेम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर देखते हैं क्या आ रहा है एक बार. यहाँ पे आ जाएगा G, और A की जगह क्या डालोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V²/R. जल्दी से निकालो, V²/R कितना है? V² मतलब 100, 10 इंटू 10, और रेडियस भी कितना है हमारे पास? 10. ट्रैक का रेडियस भी 10 है, ठीक है ना? तो रेडियस भी मेरा यहाँ पे 10 है, ये कट जाएगा, यानी कि ये 10 आ जाएगा. तो G की वैल्यू भी 10, ये भी 10, यानी कि टेन थीटा मेरा 1 आ गया. भाई टेन थीटा हमारा कितना आ गया? अगर आप देखोगे 1 आ गया, यानी कि थीटा मेरा π/4, यानी कि 45 डिग्री आ गया. थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री आ गया. थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी. ठीक है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया. नाइस. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A ball of mass 0.25 kg attached to the ends of the string of length 1.96 meter is rotating in a horizontal circle. The string will break if tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball can be rotated? किस मैक्सिमम स्पीड से आप बॉल को रोटेट कर सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लिया आप लोगों ने अच्छे से. देखो, एक बॉल है जिसका मास 0.25 kg है. इसको हमने स्ट्रिंग से लगाया है, जिसकी लेंथ मेरी 1.96 है. इसको रोटेट करा रहे हैं. आप याद रखना, यहाँ जी की वैल्यू आप 9.8 ले लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोगे. वैसे जी की वैल्यू की जरूरत शायद पड़ेगी नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे आप लोगों को टेंशन दी है 25 न्यूटन. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है. हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए आप लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना है. ठीक है, ट्राई 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 ट्राई. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, टेंशन किसके बराबर होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में? एक रस्सी से ऑब्जेक्ट को बांधा है, यहां टेंशन किसके बराबर होता है आप जानते हो? सोचो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ऐसे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. टेंशन क्या mv²/r के इक्वल होना चाहिए. मतलब यहां से हम लोग टेंशन को मैक्सिमम रखेंगे तो हमें मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी. यहां पे हम लोगों को v निकालना है, तो v² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंशन इंटू r डिवाइडेड बाई m. कितनी टेंशन दी है उसने मैक्सिमम? अगर आप देखोगे 25. रेडियस कितना दिया आप लिख सकते हो. स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो रेडियस बन जाएगी, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो रेडियस बन जाएगा ना बेटा.
ये बन जाएगा रेडियस 1.96 और डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो मास दिया गया वो हमें कितना दिया गया है 0.25। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमें मास दिया गया वो कितना दिया गया है 0.25। चेक करो, यही दिया है ना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देख लो यहाँ पे यही दिया है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, वी स्क्वायर इंटू टी आर, यही है। अगर आप देखोगे 0.25 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो यानी कि वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। इसका अंडर रूट ले लो 196 का, 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि यहां पे हम लोग टिक कर सकते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है दोबारा से मैं पोल ऑन कर रहा हूं, यहां से हमें आंसर डालना पड़ेगा। ये कैसे पोल ओपन हो गए, एक सेकेंड ना बच्चों, ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है। ओके, आप लोग अभी पोल में अपना आंसर कर देना, क्योंकि पोल आए नहीं थे ना इसमें, अब तो सभी के आंसर आ जाएंगे। बोनस मार्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में मेरी वजह से आपके आंसर गलत हुए थे, अब आपके पास बोनस मार्किंग का मौका है। ठीक है, फटाफट अपने आंसर्स मार्क कर दो, पोल अब लेट आ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से देखो क्या आंसर 14 मीटर पर सेकेंड आया है, सबको 100% मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, बोनस मार्किंग। ठीक है, पोल गलत आया है इसलिए आप लोगों को बोनस मार्क्स मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मार्क करने के लिए, जल्दी से मार्क कर दो फटाफट। ठीक है, देख लेते हैं, स्टॉप पोल कर देते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा था, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या आ रहा था यहां से, ऑप्शन डी। अरे वाह, सभी ने मार्क कर दिया, देखो कितने टाइम में 0.78 सेकेंड्स में मार्क किए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मजा आ गया सर, फ्री के मार्क्स मिल गए इसमें तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ 1000 kg कार that takes a turn of 50 meter at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। क्या ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, टर्निंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्शन, हमें टर्न करना है विद द हेल्प ऑफ अ फ्रिक्शन। यहां पे कितना आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज भी इजी दे रखी हैं, आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, आप जल्दी कर सकते हो। Centripetal force required by a 1000 kg car that takes a turn of radius 50 meter at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को क्या है, यहां पे हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हो mv स्क्वायर बाय आर लगा सकते हो, रेडियस आपको दिया है, स्पीड दिया है, सिंपल फॉर्मूला है। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सिंपल फॉर्मूला। m कितना है हमारे पास 1000, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, जल्दी से बोलो वेलोसिटी कितनी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना भैया। ठीक है, तुम लोग सुधरते नहीं हो, मैंने देखा है, इतना कराने के बाद भी ये काम नहीं करते हो। 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास 50 है ना, ये कटा, ये आ गया 2, क्या 2000 आ रहा है आंसर, आप चेक करो 2000 न्यूटन आ रहा है आप लोगों का आंसर यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से इसको आप मार्क करो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 43.17% बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, यहां पे भी गलती क्या की होगी, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना नहीं सीखे सर, अभी तक वो गलती कर रहे हैं जो 5th 6th क्लास से कर रहे हैं। 6th 7th में पहली बार न्यूमेरिकल सीखते हैं, वहां टीचर सबसे पहली बात यही सिखाता है, यूनिट कन्वर्ट कर लेना, यूनिट कन्वर्ट कर लेना। पर सर हम है कि हम बदलते ही नहीं है, वो बदल जाए तो सर वो इंसान नहीं, हम सर हम नहीं बदलते, हम आज भी ढीठ है, आज भी पक्के ढीठ है, आप जितना मर्जी डांट लो यूनिट नहीं कन्वर्ट करेंगे। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना है, अच्छा मैं किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं इसको इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मॉड्यूल में है। इसमें बोला है, आ स्टोन इज रोटेटेड इन अ सर्कल बाय अ स्ट्रिंग। अब सबसे बड़ी बात है, स्टोन के बारे में ये नहीं बताया कि उसको हॉरिजॉन्टली घुमा रहा है या वर्टिकली। ये भी हो सकता है आपने उसको ऐसे वर्टिकली घुमाया हो, यहाँ mg का भी इंपैक्ट आएगा, और अगर आप टेबल पे रख के घुमाओगे तो mg नॉर्मल से बैलेंस हो जाता था, याद है। तो यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बेटा, तो अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है डाटा। अगर तो आप इसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हो
अंडर ग्रेविटी घुमा रहे हो तो mg का इंपैक्ट होगा। देखो mg नीचे लग रही है, यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रही है, जब वो यहाँ पे होगा टेंशन इधर लग रही है और mg इधर लग रही है, दोनों का इंपैक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और नहीं है तो मान के चल रहे हैं, मैं यहाँ पे गिवन कर देता हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। अगर मैं बोलूं वर्टिकल सर्कल में घूम रही है तो यहाँ पे वेट का भी फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा। अगर वो वर्टिकल में घूम रहा है तो mg से भी मिलेगा और किससे मिलेगा, टेंशन से भी। बट अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है तो कौन देगा, सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और टेबल के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई रिएक्शन मिल रहा होगा इसको, नॉर्मल रिएक्शन टेबल के ऊपर, कॉनिकल पेंडुलम की बात नहीं कर रहा, टेबल पे अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिर्फ टेंशन से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो यहां पे वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं तो बोथ 1 and 2, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों ही आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स और mg दोनों ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। किसमें बोलो, किसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है ना। mg और टेंशन दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अब ये थोड़ा सा घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं कहूंगा इस पे फोकस बनाना। मैं बिल्कुल चैट ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग डेविएट ना हो चैट से। बहुत ध्यान से समझना ये कैसे करना है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम को। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक ऊपर एक ब्लॉक नीचे, दिख रहा है आपको, दो ब्लॉक्स हैं। फोर्स कहां लगाया जा रहा है, बोलो नीचे वाले पे। फोर्स कहां लगाया जा रहा है, नीचे पे। स्मूथ सरफेस है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, मतलब नीचे फ्रिक्शन नहीं है। पर इन दोनों ब्लॉक के बीच में सरफेस कैसी है, रफ, यानी कि इनके बीच में फ्रिक्शन है। देखा आप लोगों को ध्यान से, पहले क्वेश्चन को रीड किया आपने, देखो नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और ऊपर वाली रफ है, ऊपर 2 kg नीचे 5 kg। अब सबसे क्रूशियल होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आप ये जरूर देखो कि फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, वो अपर ब्लॉक पे लगाया जा रहा है या लोअर पे, है ना। ये सबसे पहले देखना, फोर्स डायरेक्टली अप्लाई किस पे किया जा रहा है, बोलो नीचे वाले पे। क्या ऊपर वाले पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई की है, नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर ऊपर वाला मूव करेगा या नहीं करेगा, अगर तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना होता तो कोई वजह नहीं थी कि आगे जाए। खुद सोचो यार, मैं इसको धक्का मार रहा हूं, ये क्यों जा रहा है आगे, है ना भाई। मैं मान लो मैं आपको धक्का मारूं और आपका दोस्त लड़ने आ जाए, मैं कहूंगा तुझे क्या दिक्कत है भाई, मैंने तो उसको धक्का मारा है। फिर वो बोलेगा हमारे अंदर दोस्ती है। पर अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है तो वो कभी आएगा लड़ने के लिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, अगर आपके बीच में दोस्ती है, वैसे यहां पे इनकी दोस्ती फ्रिक्शन ने कराई हुई है, फ्रिक्शन फेविकॉल का काम कर रहा है। अगर इनके बीच में वो फेविकॉल ना होती, वो दोस्ती ना होती, तो अगर मैं फोर्स 5 kg पे लगाता तो 2 kg वाला कहता तू कौन मैं कौन, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस पे जो मर्जी फोर्स लगाओ, ये आगे निकल जाता और 2 kg वाला नीचे गिर जाता। पर क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है तो 2 kg वाला आगे जा सकता है, जा सकता है ना। और 2 kg वाले को आगे कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही तो आगे ले जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे 2 kg वाले को मोशन दे सकता है। पर फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन इनके बीच में है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीजें ये नोटिस करनी है, फ्रिक्शन कहां है कहां नहीं है, नीचे नहीं है इनके बीच में है, नीचे नहीं है इनके बीच में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, नीचे वाले पे। तो नीचे वाला तो डेफिनेटली मूव करेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ऊपर वाला करेगा नहीं करेगा डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ऊपर वाले और इसके बीच में फ्रिक्शन यहां पे है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने ऐसे वो ट्रॉली वाले क्वेश्चंस किए थे, मैंने आप लोगों के साथ नोट्स में शेयर भी किया था, इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे ट्रक वाले, जिसमें आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते थे, फिर मैं बोलता था ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ स्लिप ना करे, क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं, कराया था ना मैंने। क्या वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द मास 2 kg स्टार्ट्स इट्स मोशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन। यानी कि आपने इस पे फोर्स लगाया, आप समझो ये ट्रक की तरह ही है और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट। किस एक्सेलरेशन से, ए से। तो आपसे भी तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हम कितना फोर्स लगाएं। अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो फोर्स भी आ जाएगा। तो आप अब सबसे पहले ये बताओ यहां पे हम लोगों को क्या निकालना चाहिए कि हम इसको कितने एक्सेलरेशन से आगे ले जाएं। बात समझ में आ रही है कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप करे, ये स्लिप कब करता है, इसको कौन ले जा रहा है, 2 kg वाले को आगे कौन ले जा रहा है, इस पे क्या लग रहा है, 2 kg वाले पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, और इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसका मास यानी कि 2 into a, ये इस पे सूडो फोर्स लगेगा। कहां से खड़े होके देखोगे कि सूडो फोर्स नजर आए, आप यहां खड़े हो जाओ, आप यहां पे खड़े हो जाओ, 5 kg वाले ब्लॉक पे बैठ जाओ, तो आपको क्या दिखेगा, 2 kg वाले पे एक सूडो फोर्स पीछे और आगे फ्रिक्शन।
ठीक है ना। और आप लोगों को याद है फ्रिक्शन कितना होगा, मैंने पढ़ाया भी था। फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पे 2 याद है, μ×2a। मैंने आपको इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकलवाया था ट्रक का, अगर आपको याद हो। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन μg आ जाता था या नहीं आता था, याद करो फटाफट। यही आता था। कैसे आता था याद करो, ये कैसे निकाला था, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पे सूडो फोर्स लग रहा है, आगे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन मेरा μmg हो जाएगा। अगर इसका मास m है तो ma को हम लोगों ने बोला था μmg ma से बड़ा होना चाहिए, यही हम लोगों ने बोला था, μmg क्या होना चाहिए, ma से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन μg से छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो यहां पे भी हम एक ही स्टेप में देख सकते हैं, यहां पे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कितना एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जल्दी से देखो, हमें पता चल गया 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। 5 kg वाले का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होना चाहिए, μg। कितना आ गया एक्सेलरेशन 5 kg का, μg। म्यू कितना है आपको दिख रहा है, 0.2। जी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10। क्या एक्सेलरेशन आ गया बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन आया बोलो, 5 kg का। किस वाले का आया, 5 kg वाले का आया है ना। अब हम मान लें कि ये दोनों एक साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, जस्ट स्लिप की कंडीशन बोल रहा है, जस्ट स्लिप कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं अभी साथ ही जा रहे हैं। तो जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन कर रहा है कि जस्ट स्लिप करके पीछे जा रहा है और कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, जस्ट स्लिप करके जा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं ये दोनों आगे साथ जा रहे हैं। अब बताओ टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, टोटल मास है ना, टोटल मास यानी कि 5 और 2 है ना, 5 और 2 दोनों को ऐड कर दो ना, टोटल मास क्या हो जाएगा, नीचे 5 है और ऊपर कितना है आपका 2 kg, दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल मास की बात करूं 7 kg, और एक्सेलरेशन आगे कितना आना चाहिए 2, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 7 × 2 यानी कि 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन फोर्स चाहिए था इन दोनों को आगे ले जाने के लिए। कितना फोर्स चाहिए था इन दोनों को आगे ले जाने के लिए, 14 न्यूटन। रिपीट करूं एक बार, सॉल्यूशन सुन लो, ठीक है ना। देखो मैंने चैट ऑफ किया, पर मैं जानता हूं आपकी भावनाएं कि आप चाह रहे होगे कि सर एक बार दोबारा से बताना क्या किया हमने। फिर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितना एक्सेलरेशन में कितना फोर्स इसको दूं, एक्सेलरेशन नहीं पूछा, कितना फोर्स इसको आगे दूं कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे। जस्ट का मतलब होता है मानो साथ ही चल रहा है, जस्ट कर रहा है, जस्ट बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन। तो मैंने क्या कहा कि इस केस में क्या होगा, इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे और आगे लगेगा फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने ये ट्रक ट्रॉली वाली प्रॉब्लम्स में पढ़ा भी था कि ट्रक को क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे कि ये जस्ट स्लिप करे, तो उस केस में ट्रक इस ऑब्जेक्ट पे आगे लगता है फ्रिक्शन और पीछे लगता है सूडो। जब आप यहां से गुड्डू को खड़े होकर कहते हो कि फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो ऐसा होता है नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा, पीछे ma और आगे μmg, यही तो देखा हम लोगों ने, तो वही हम लोगों ने यहां लगा दिया। यहाँ पे आपको पता है a μg आ जाएगा, तो हमने बोला इसका एक्सेलरेशन आगे कितना होगा, μg। तो μg कितना हो जाएगा आपका बोलो, 0.2 इंटू ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं, जस्ट स्लिप हो रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में 5 kg के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, जस्ट स्लिप कर रहा है, मतलब मैं मान के चलूं साथ जा रहे हैं, तो इन दोनों को सिंगल बॉडी मान लो। कितना मास हो गया, 7 kg। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा 7, 7 × 2 फोर्स क्या होता है मास, 7 × 2 आ गया 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। ठीक है, मैं अब चार्ट में देख लेता हूं एक बार। वैसे मैंने इसको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीजें क्लियर होंगी, मैं और क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। ठीक है, मैं इस पर टाइमर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कराने चाहिए। अगले वाले में मैं टाइमर दे दूंगा, आप वहां से बता भी देना मुझे। ठीक है, ये क्लियर है, अच्छे से देख लो ध्यान से, एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है ना। क्या करना है, पहले स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जिस पे फोर्स लग रहा है निकाल लोगे इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करने की कोशिश करो, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। आप अपने आप ट्राई करो, पहले आप कोशिश करो, मैं फिर इसको करने का तरीका बताऊंगा अगर आप गलत कर रहे होगे। आप ट्राई तो करोगे ना एक बार, क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, आप अपने हिसाब से ट्राई करो, आपको क्या लगता है। ट्राई 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 करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। ओके, क्या आंसर आएगा, चलो इसमें देखते हैं एक बार।
अब देखो दो आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, देखो कई बच्चे आंसर कर रहे हैं 0.1 न्यूटन, कई बच्चे आंसर कर रहे हैं 5 न्यूटन। देखो मेजरली इन्हीं में फंस रहे हो आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, ध्यान से देखना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, नीचे वाले पे, ठीक है ना, फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, नीचे वाले। तो ऊपर वाला तो दया पे जी रहा है, ऊपर वाला किसकी वजह से आगे जा रहा है, दया की वजह से। कौन दया कर रहा है इस पे, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसका कुछ ना होता, ये आगे जा ही ना पाता, क्योंकि नीचे वाले को तो फोर्स दिया है पर ऊपर वाले को नहीं दिया, है ना। तो आप पहले एक काम करो, आपने इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो और मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा अगर ये दोनों साथ आगे गए। मुझे ये जरूर करना है, हर क्वेश्चन में ये जरूर करना, ठीक है ना। पहला स्टेप हर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इसमें आप सिंगल बॉडी मान लोगे, सब करो। मान लो ये सिंगल बॉडी, और मुझे बता सकते हो क्या एक्सेलरेशन होगा अगर एक सिंगल बॉडी होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, 101 kg, है ना। सिंगल बॉडी हो गई तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 101 kg। सिंगल बॉडी में हम इसका टोटल मास 101 ले सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जो भी नेट फोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन, और मास कितना हो गया, 101। तो क्या ये 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगा। अरे 100 से डिवाइड कर देते अप्रोक्सीमेटली, तो यही आ जाएगा ना, इतना ही तो आ जाएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे में इसको फ्रिक्शन फोर्स कितना मिलेगा अगर इसको दोनों को एक्सेलरेशन सेम देना है, इसको ऊपर वाले को कितना एक्सेलरेशन देना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन देना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसको ले जा रहा है ना भाई, ये जाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रहा है। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, आगे, और नीचे वाले पे कहां लगेगा, पीछे। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही लगेगा, सोच लो, क्योंकि ऊपर वाले को फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है इसलिए उस पे लग रहा है आगे, और ये फ्रिक्शन नीचे वाले को रोकने की कोशिश करेगा इसलिए उस पे लगेगा नीचे, ठीक है ना। अब क्या करें, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ही मां हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। अपर ब्लॉक के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पे ही जिंदा है वो, नहीं तो आगे नहीं जाता। तो कितना मास है ऊपर वाले का, 1, और एक्सेलरेशन क्या है, 0.1। तो यानी कि कितना फोर्स हो जाएगा, बोलो, 0.1 न्यूटन, है ना। यही हो जाएगा ना, तो यही तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर बिल्कुल सही है। पर अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो लिमिटिंग लगा दिया था, लिमिटिंग लगाना है या नहीं लगाना। लिमिटिंग से आप चेक करो, आप इस पे ये चेक करो, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ कितना आ रहा है। एक बार काम करते हैं, लिमिटिंग भी चेक कर लेते हैं। एफएस मैक्स कितना आ रहा है अगर आप इस पे देखोगे, नॉर्मल कितना होगा, आप सोचो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg, है ना, 1 × g यानी कि 10। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू कितना हमारे पास 0.5, और नॉर्मल कितना आ रहा है आपके पास 10, कितना आ रहा है अगर आप देखोगे 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और इसको चाहिए कितना मूव करने के लिए, 0.1। तो आप तो बस ये चेक कर रहे हो कि एफ एस मैक्स इससे ज्यादा होना चाहिए। ये हमेशा चेक कर लेना कि जो आपका एफ एस मैक्स है वो इससे ज्यादा है ना। अगर एफ एस मैक्स मान लो ये अगर मेरा 0.05 आ जाता, इससे कम आ जाता, तो फिर ये ए एक्सेलरेशन से आगे नहीं जाता। फिर इस टाइम यहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ तो जा रहे हैं पर तब नहीं जाते। दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कब आगे जा सकते हैं, जब इसका फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मैक्स से कम हो। एक साथ जाने के लिए याद रखना, सिंगल बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, अगर सिंगल बॉडी मूव कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है वो एफ एस मैक्स से कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है अच्छे से। अरे भाई आपके पास 500 रुपीज है और मैं आपसे 400 मांग लू तो आप मुझे दे दोगे, हाँ। पर अगर मैं आपसे 800 मांग लू तो आप दे दोगे, आप कहोगे नहीं मेरे पास तो 500 है। वैसे ही यहां पे अगर ये सिंगल बॉडी की तरह यानी कि एक साथ मूव करे, कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो और कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, एक साथ मूव करे, उसकी कंडीशन क्या है कि भैया जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आप निकालोगे ना, एक्सेलरेशन निकाल के, सिंगल बॉडी से एक्सेलरेशन निकाल के जो इससे फ्रिक्शन निकाल रहे हो ना, वो फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से कम होना चाहिए। क्या यहां पे ऐसा हो रहा है, हो रहा है। एफ एस मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0.1 आया है, एफ एस मैक्स 5 न्यूटन आया है, इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा 0.1 न्यूटन, क्योंकि ये सिंगल बॉडी की तरह मूव करेंगे। पहली कोशिश ऑब्जेक्ट की यही होती है कि वो सिंगल बॉडी की तरह जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाऊं और पक्का करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और पक्का करते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये सब ट्राई करना, ठीक है ना। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए आ रहा है, काफी बच्चों ने इसको मार्क किया था, ऑप्शन ए को 29.45% बच्चों ने किया था, ज्यादातर बच्चों ने एफ एस मैक्स निकाला था, ठीक है ना। एफ एस मैक्स नहीं आएगा आंसर बच्चा, ठीक है ना। पहले कोशिश करनी है सिंगल बॉडी मान के चलने की, ठीक है ना। पहले मान के चलो सिंगल बॉडी, अगर वहां से आपका फ्रिक्शन निकाल जाता है, वो फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से कम आ जाता है, तो फिर वो एक साथ ही मूव करेंगे और यही फोर्स से वो आगे जाएगा। चले अगला क्वेश्चन दिखाऊं मैं, ये ट्राई करो सेम कॉन्सेप्ट से।
सेम कॉन्सेप्ट से ये वाला सवाल आप ट्राई करो। चलो चैट में तो लग जाते हैं बिल्कुल गप्पे मारने में, है ना, क्वेश्चन में नहीं देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो इसी कॉन्सेप्ट से। क्या कह रहा है, एक पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, उस पे 10 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है। व्हेन 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज। क्या सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है? सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। पहले क्या करना है, सिंगल बॉडी मान लो, ठीक है ना। टाइमर दे दूं मैं यहाँ पे, चलो टाइमर दे देता हूं मैं। सिंगल बॉडी मान लो, सबसे पहले सिंगल बॉडी मान लो इन दोनों को, और एक्सेलरेशन निकाल लो। फिर एफ एस मैक्स भी चेक करना, सिंगल बॉडी निकाल के एक्सेलरेशन निकालो, ऊपर वाले का फ्रिक्शन निकालो। फिर क्या करना है, सेम सारे स्टेप्स वैसे ही करो। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप एफ एस मैक्स भी देखना है। एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो फोर्स, आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल बॉडी मान के एक्सेलरेशन निकालो, पहला स्टेप क्रूशियल। फर्स्ट स्टेप सबने कर लिया, सिंगल बॉडी माना सबने, जैसे मैंने बोला था सिंगल बॉडी मानो, दोनों का मास जोड़ दो, सिंगल बॉडी मानो, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ नेट बाय टोटल मास। एफ नेट बाय टोटल मास, एफ नेट मतलब 10, टोटल मास मतलब कितना कितना मास दिया है, 2 kg 3 kg यानी कि 5। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया एक्सेलरेशन। तो जब आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे ये आ गया, अब आप सोचो इसको कौन आगे ले जा रहा है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला 3 kg का ऑब्जेक्ट है। तो इसको आगे कौन ले जा रहा है, ये किसके कर्मों पे है, रहमों पे चल रहा है आगे, फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स ही ऊपर वाले को आगे ले जा रहा है। ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शन ही माँ है, उसके पास और कोई फोर्स ही नहीं है, उसकी माँ फ्रिक्शन ही है भाई, वही उसको आगे ले जाएगी। कितना आ जाएगा बोलो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी कि कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 4 न्यूटन। अब एफ एस मैक्स चेक कर लो, एफ एस मैक्स से कम आना चाहिए ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एफ एस मैक्स देखो, एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना है 0.5, और नॉर्मल कितना आएगा बोलो 2 kg पे। इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आएगा, यहाँ पे नॉर्मल देखो, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा 2 इंटू जी यानी कि 20, यानी कि इंटू आप यहाँ 20 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बोलो 10 न्यूटन, यानी कि एफ एस मैक्स ज्यादा है। तो सही है ना, एफ एस मैक्स ज्यादा ही होना चाहिए ना, इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन। तो इसका मतलब है यही मेरा आंसर होगा, मतलब ये सिंगल बॉडी की तरह एक्सेलरेट करेंगे। 4 न्यूटन इज माय आंसर। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सही किया आप लोगों ने, 45% स्टूडेंट्स ने सही किया इस बार। ठीक है, देख रहे हो आप ध्यान से, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। 10 न्यूटन नहीं आएगा आंसर, यहाँ पे 4 न्यूटन आएगा। और बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन देखें। चलो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये ट्राई करो। सेम वही सवाल है पिछले की तरह, बस अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल दिया मैंने। ट्राई 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 ट्राई, बस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 हो गया है। सेम वही क्वेश्चन है, सिंगल बॉडी मान लोगे अब आप, ठीक है ना। आप लोगों को मैं पहले टाइमर दे देता हूं, आप टाइमर में पहले रिप्लाई कर लो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, साथ साथ आप टाइमर में रिप्लाई करो। काम वही करना है जो पहले मैंने समझाया था, पहले इनको सिंगल बॉडी मानना है, ठीक है ना। सिंगल बॉडी कैसे मानते हैं आप लोगों को पता है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको सिंगल बॉडी एज्यूम कर लें, सिंगल बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे इनका जो एक्सेलरेशन होगा फिर से कितना आ जाएगा, नेट फोर्स यानी कि 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पीछे किया ही था। और यहां से फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया था आपका बोलो, मा, यानी कि 2 इंटू 2, जो हमने पीछे किया था सेम कर रहा हूं, बस यहाँ पे एफ एस मैक्स बदल जाएगा, हाँ या ना सोचो। एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू यानी कि 0.2 इंटू नया वाला जो नॉर्मल है, सॉरी म्यू कितना है 0.1 है, सॉरी
0.1 है, नॉर्मल वही है, नॉर्मल कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे mg यानी कि 20, ठीक है, कितना आ रहा है 2 न्यूटन। अब आप देखो एफ एस मैक्स कम आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा आ रहा है, तो ये सिंगल बॉडी की तरह मूव नहीं करेंगे बेटा, अब ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। अब पता है क्या होगा, आपने जैसे नीचे वाले पे फोर्स लगाया ऊपर वाले पे सूडो ज्यादा लग जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है 2 न्यूटन, और सूडो फोर्स कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यानी कि सूडो फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन कम है, तो ये ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ एस मैक्स होगा, फ्रिक्शन इससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, अरे स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कह रहा है कि 4 न्यूटन लग जाएगा इस पे, फ्रिक्शन कैसे लग सकता है इस पे 4 न्यूटन जब एफ एस मैक्स ही 2 न्यूटन है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन 2। यहां पे एफ एस मैक्स आप देख सकते हो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कम है, यानी कि क्या ये ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे, दे विल नॉट मूव टुगेदर, आप समझ रहे हो, क्योंकि सूडो फोर्स जो होगा एम ए, यहां पे सूडो फोर्स जो होगा एम ए जो कि 2 × 2 4 न्यूटन है वो ज्यादा है, तो यहां पे ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, यहां पे क्या होगी स्लिपिंग होगी, यहां पे क्या होगी स्लिपिंग, ये क्या होगा ये वाला ऑब्जेक्ट स्लिप करके पीछे की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो यानी कि यहां से आंसर आ जाएगा आपका 2 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन था ना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। 58.69% बच्चों ने इसका आंसर सही किया। मैं एक बार लीडर बोर्ड पे भी देखना चाहूंगा, चलो लीडर बोर्ड तो निकल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है डन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, अब सरफेस नीचे वाली स्मूथ है पर फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है, अब ध्यान देना, सरफेस नीचे वाली स्मूथ है पर अब फोर्स को ऊपर लगाया जा रहा है। इन द गिवन फिगर अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन एक्ट्स ऑन द अपर ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द 4 kg ब्लॉक। अब कितना फ्रिक्शन लग रहा है 4 kg पे या 8 kg पे, दोनों पे सेम लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, आपको ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करके बताना है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बस ये फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, डायरेक्ट फोर्स किस पे लग रहा है 24, फिर से सिंगल बॉडी मान लो, सब कुछ वैसा ही, सिंगल बॉडी जैसे हमने पहले बोला था, इन दोनों को क्या मान लो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, सिंगल बॉडी एज्यूम कर लो फिर से जैसे पहले किया था, दे आर लाइक अ सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी है, और अब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स है 24, और टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे 12 kg, तो कितना आ जाएगा 24/12 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है नीचे वाले पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा बच्चे, नीचे वाला किसके रहमों पे पल रहा है बोलो, नीचे वाले पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, और ऊपर वाले पे यहां फ्रिक्शन लगेगा पीछे, नीचे वाले पे आगे क्योंकि नीचे वाले को आगे जाना है, और ऊपर वाले पे पीछे क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस की तरह बन गए ना इनके बीच के, इसलिए वहां पीछे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अब आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द 4 kg ब्लॉक, 4 kg पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, पहले आप लोग एक काम करो, यहां पे नीचे वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिख लो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मां के बराबर, मास कितना है नीचे वाले का 8, और एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 16 न्यूटन। अब आप एफ एस मैक्स निकाल लो जल्दी से, इन दोनों के बीच में एफ एस मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल, एफ एस मैक्स कितना हो सकता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कौन सा देखना है, इनके बीच का नॉर्मल देखना है बेटा, तो नॉर्मल देखना है तो यहां से देखोगे, और एम जी आप ये वाला देखोगे 4g, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होगा यहां से 4g यानी कि 40 न्यूटन, ये वाला मत देखने बैठ जाना, ये वाला देखना है क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, नॉर्मल इस सरफेस पे लगेगा नीचे नहीं लगेगा, तो नॉर्मल ये देखना है, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, म्यू मेरा 0.5 है, और रिएक्शन फोर्स कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे, जल्दी से देखो 20 न्यूटन, तो सही है ना, एफ एस मैक्स ज्यादा आ रहा है ना एफ एस से, देखो एफ एस मैक्स एफ एस से ज्यादा आ रहा है ना, तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन 16 ही लगेगा, कितना लगेगा 16। अच्छा 20 कब लगता है, जब मेरा एफ एस मैक्स से ज्यादा आ जाता, क्योंकि एफ एस मैक्स से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 500 रुपीज है, मैंने आपसे 200 रुपए मांगे आप दे दोगे, मैंने 300 मांगे आप दे दोगे, 450 मांग लिए तो भी दे दोगे,
499 मांग लिए तो भी दे दोगे, 500 मांग लिए तो भी दे दोगे, अगर मैंने मांगे 700 तो नहीं दे पाओगे। इसलिए ये एफएस मैक्स है, दिस इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम मनी है जो इसके पास है। इतने मांग लो दे देगा, इससे कम मांग लो दे दो, मतलब आपको 16 चाहिए ले लो, 18 चाहिए ले लो, 19 चाहिए ले लो, बट अगर आप यहाँ 25 आ जाता तो आंसर मेरा 20 होता फिर। ठीक है ना, जो कम आए इनमें से वो आंसर है, आप ऐसे याद रखो, एफएस और एफएस मैक्स में से जो कम आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, एफएस बड़ा हुआ तो एफएस मैक्स आंसर होगा, एफएस मैक्स बड़ा हुआ तो एफएस आंसर होगा, जो बड़ा है वही आंसर रहेगा। ठीक है, यहां पे इसका आंसर देख लें एक बार, सेकंड ऑप्शन कितने बच्चों ने मार्क किया था, ऑप्शन बी 33.67% बच्चों ने मार्क किया था। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक ए वेइंग 100 kg रेस्ट ऑन ब्लॉक बी एंड इज टाइड विद अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग टू द वॉल एट सी। Block B weighs 200 kg. The coefficient of friction between A and B is 0.25 and between B and the surface is 1/3. The horizontal force P necessary to move the block should be. यहां से आप इसको खींचना चाहते हो, निकालना चाहते हो बाहर, कितना मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यहां पे दो फ्रिक्शन लगेंगे बाबू, दो फ्रिक्शन लगेंगे, ध्यान रखियो बच्चे। देखो ए भी इसको जाने नहीं देगा और नीचे वाला ग्राउंड भी, तो दोनों फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा पी को। अब आराम से निकाल लो, मैंने आइडिया दे दिया आप लोगों को। पी वाले ब्लॉक पे ए भी फ्रिक्शन लगा रहा होगा, नीचे वाली सरफेस भी लगा रही होगी, आपको दोनों फ्रिक्शन फोर्स निकालने हैं और उनको जोड़ना है, दोनों फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना है और उनको जोड़ना है। बात समझ में आ गई, कैलकुलेट बोथ द फ्रिक्शन फोर्स एंड जस्ट ऐड देम, दोनों फ्रिक्शन फोर्स निकालो और उनको जोड़ दो बेटा। करो करो करो, जल्दी करो, फास्ट, वेरी गुड। ए और बी सरफेस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक एक करके निकालो। ए और बी सरफेस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, पहले उसको कैलकुलेट करो। यहां पे कितना लगेगा, अगर आप ध्यान से देखो, देखो इसको दोनों फ्रिक्शन पीछे खींचेंगे, नीचे वाला भी और ये वाला भी, तो पी इन दोनों फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला फ्रिक्शन भी और नीचे वाला फ्रिक्शन भी, है ना। पी क्या होना चाहिए इन दोनों का सम, FS1 FS2, दोनों फ्रिक्शन फोर्स को जोड़ दो तो हम लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा, यानी कि पी मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे कितना फ्रिक्शन मिलेगा, यहां पे नॉर्मल कितना है R1, R1 कितना हो जाएगा, ए का मास कितना है, जरा ध्यान से देखो, ए का मास कितना है 100 kg, तो आप R1 की अगर बात करो वो हो जाएगा 100 इंटू जी, यानी कि 10, यानी कि 1000 न्यूटन mg, है ना। R1 हो जाएगा mag, है ना, देखा जाए R1 जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक का मास है इंटू जी है। ठीक है, तो यहां से फ्रिक्शन क्या मिलेगा, अगर आप FS1 की बात करोगे, अगर आप FS1 की बात कर रहे हो तो इन दोनों सरफेस में जो कोफिशिएंट है इनटू नॉर्मल, कितना कोफिशिएंट है इनके बीच में, ए और बी के बीच में 0.25, यानी कि 0.25 और किसको मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 से, कितना आ जाएगा 250 न्यूटन आ जाएगा ना। अब आते हैं इस सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे, इस पे अगर आप देखोगे टोटल वेट कितना लगेगा, सोचो इस पे अगर आप टोटल वेट देखो, इसके ऊपर दोनों मासेस हैं, इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए और बी दोनों हैं, इस पे अगर आप रिएक्शन लगाओगे R2 तो वो आपको दोनों से मिलेगी MA प्लस MBG, यहां से मिलेगी, यानी कि दोनों का मास ऐड कर दो, नीचे वाले का मास कितना है 200 kg, यानी कि यहां से मिल जाएगा 300 kg, 100 प्लस 200 300 kg, ठीक है ना, और इंटू जी, 300 मल्टीप्लाई बाय जी, ये आ जाएगा, यानी कि यहां पे अगर आप R2 की बात कर रहे हो तो R2 यहां पे 3000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो सेकंड आएगा FS2 वो आ जाएगा जो नीचे वाली सरफेस पे रफनेस है, यहां पे जो रफनेस है, ये रफनेस हमें कितनी दे रखी है 1/3, है ना, तो यानी कि म्यू की जगह 1/3, और यहां से कितना आ जाएगा 3000, तो यहां से आ जाएगा 1000, तो कितना आ जाएगा अगर आप देखोगे टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा, पी निकालना है हमें क्वेश्चन में, पी दोनों के एडिशन से आएगा, दोनों को जोड़ दो, 250 प्लस 1000, यानी कि कितना आ जाएगा 1250 न्यूटन
आ जाएगा ना 1250 न्यूटन, यानी कि यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। काफी सारे बच्चों ने सही किया, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन काफी सारे बच्चों ने किया। मैं देख सकता हूं आबिद, संजना, खुशी, अर्पिता, महिमा, अरविंद, अन्वेषा, सिरिका, सान्या, मधु, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही किया, वेरी गुड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजेदार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से। 3 ब्लॉक रख दिए मैंने, ए बी सी, 3 ब्लॉक रख दिए मैंने यहां पे, है ना। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, बी और सी के बीच में फ्रिक्शन है। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 ब्लॉक्स ए बी सी, तीनों का मास सेम है, कितना मास है, m। दे आर प्लेस्ड वन ओवर अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये वाली। और क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज म्यू, इन दोनों के बीच का म्यू है। आप चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, दोनों जगह कोफिशिएंट कितना है, म्यू। ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास md so that a b and c move without slipping, a b c को तीनों को मूव करना है विदाउट स्लिपिंग आपसे कह रहा है। तो मैक्सिमम कितना मास आप हैंग कर सकते हो कि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। आप बस ये निकाल लो कि बी और सी में स्लिपिंग ना हो, ए और बी में भी नहीं होगी क्योंकि तीनों का मास सेम है। आप ये निकाल लो इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्लिपिंग हटा दो। बी और सी, बी और सी में सोचो, वही लगाना है, याद है आप लोगों को मैंने कुछ सिखाया था, वैसे ही करना है यहां पे। इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए आपको पता है। बी और सी में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम मास ऑफ डी। दो तरीके से देखो, देखो पहले तो आप एक काम करो, पहले आप सोचो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो नीचे किस फोर्स से जा रहा होगा, एम डी इंटू जी से जा रहा होगा, यस और नो, ऐसे ही जा रहा होगा ना, एम डी इंटू जी से नीचे जा रहा होगा। यहाँ पे टेंशन लग रही होगी, उन तीनों को एक साथ ले जाना है, तीनों को एक साथ ले जाना है, यानी कि तीनों को सिंगल बॉडी मानना है। तो तीनों का एक्सेलरेशन आगे कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए ना। तीनों का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए आगे की तरफ, हम लोग जानते हैं ए होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कितना आएगा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नीचे या नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं है। तो आपको पता है इनके बीच में यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, सिर्फ mg आएगा। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, ए के लिए जो आप नेट फोर्स निकालोगे वहां फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे। आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन तो है ना ए और बी और बी और सी में, बेटा उनके बीच में, पर इस सरफेस पे तो नहीं है ना फ्रिक्शन। और ये रस्सी किससे बंधी है, ए से, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं। तो ये तीनों एक साथ आगे एक्सेलरेट करेंगे, किस एक्सेलरेशन से, एफ नेट डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है। और टोटल मास कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम डी। ये समझ में आया, ये कैसे आया, जो टोटल मास है, तीनों का मास m है और md। तो आप मुझे बताओ फटाफट, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, mdg। कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा नेट फोर्स में, क्योंकि इनको सिंगल बॉडी मान रहे हो और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता तो ये फ्रिक्शन माइनस करना पड़ता mdg में से, पर अब नहीं करना। नीचे कितना आ जाएगा, 3m प्लस md, यही आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आप यहां से देखो, याद है आप लोगों को मैंने बताया था, वही ट्रक वाली प्रॉब्लम जैसे हम लोग करते थे कि नीचे वाले को आप ट्रक की तरह मान लो, ये क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाए कि इस पे सूडो फोर्स लगे और ये स्लिप ना हो। आप देख सकते हो यहां पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है। तो आपको पता है ना कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, म्यू जी, नीचे वाले का एक्सेलरेशन बेसिकली म्यू जी होना चाहिए। कैसे, अरे वही ट्रक वाली प्रॉब्लम, नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि ऊपर वाला स्लिप ना करे, तो नीचे वाले का कितना होना चाहिए, म्यू जी, पहले ही सिखाया था ना, इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, म्यू जी, ताकि ऊपर वाला स्लिप ना करे, ये सिखाया था ना। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, ए की वैल्यू आपकी म्यू जी भी आ गई, ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अगर आप ध्यान से देखोगे म्यू जी के इक्वल आ गई। तो इसी को हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं, म्यू जी से इक्वेट कर सकते हैं। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, यहां से आ जाएगा md और राइट साइड चला जाएगा म्यू इंटू 3m प्लस यहां से कितना आ जाएगा, md इंटू म्यू, ये आ जाएगा। और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, जल्दी से बोलो, हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम मास md। तो md को इधर ले आओ, ठीक है ना, m को हम स्मॉल m बना देते हैं, एक जैसा रख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको
स्मॉल md ऐसे लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे md था आपका, देखो ध्यान से क्या कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, 3m को उधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, अब इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा md, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस म्यू, md म्यू को यहां ले जाओ माइनस कर दो, और यहां से आ जाएगा 3mu, यहां से कितना आ जाएगा 3mu, तो यहां से md की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3mu डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है ना। काफी कम बच्चों ने इसका आंसर किया है, ऑप्शन फोर्थ यहां पे आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे md आ रहा है 3mu डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, ठीक है। किस किस ने अगर इसको ध्यान से देखो कर लिया हो, अच्छे से पूछ लो, एनी डाउट्स इस क्वेश्चन में। ये म्यू जी क्यों आया, मैंने बताया ना म्यू जी क्यों आया, अगर हम ध्यान से देखेंगे डी ऑप्शन क्यों आ रहा है और ये म्यू जी क्यों आ रहा है आगे की तरफ, क्योंकि आपको पता है नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना हो कि ये स्लिप ना करे। नीचे देखना ध्यान से, रोप किससे बंधी है, सबसे नीचे वाले से। बुक्स में क्वेश्चन है, वहां पे रोप बी से भी बांध देता था वो, बट हमने यहाँ पे बीच वाले से नहीं बांधी है, नीचे वाले से बांधी है। नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, ए पे फ्रिक्शन नहीं है। ओके, फिर से जल्दी से देख लो, देखो आप इन तीनों को एक सिंगल बॉडी मानो और नीचे से देखो कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं, तो नीचे नेट फोर्स क्या होगा mg यानी कि mdg, और यहां से देखो ध्यान से इन तीनों को, इनके आपस में तो फ्रिक्शन है पर यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर ये एक्सेलरेट करेंगे यहां से कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। आप ये सोचो, भूल जाओ, अब मान लो ये एक ही ऑब्जेक्ट है और मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे नहीं है, तो आपका एक्सेलरेशन ये नहीं आता, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही तो आता ना। अब हम लोगों को पता है, वो कह रहा है कि कितना ज्यादा एक्सेलरेशन, क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता हूं कि बी पीछे स्लिप ना करे, सी पीछे स्लिप ना करे, यही तो पूछा है। तो आप बी पे खड़े हो जाओ, आपको याद है ना ये ट्रक वाली प्रॉब्लम, आपको याद है ना बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है कि सी स्लिप ना करे, सिखाया था ना, कितना हो सकता है बोलो, म्यू जी। तो हमारे पता चल गया एक्सेलरेशन म्यू जी होना चाहिए, और इससे पहले मैंने निकाल लिया था एक्सेलरेशन इसके इक्वल होना चाहिए। अब आपने जी से जी को कैंसिल किया, सॉल्व किया, देखो दो इक्वेशन आराम से सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, सिर्फ दो क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान से आप ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इससे लॉजिक क्लियर होगा आपका, बेसिक क्लियर होंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 2 kg and 3 kg on a horizontal surface are connected by massless string. If 3 kg is pulled by 10 Newton in the figure, then the force of friction act on the 2 kg. ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है, आना चाहिए ये क्वेश्चन। जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो। ट्राई ट्राई ट्राई, और सीखना है ये वाला क्वेश्चन, जिसका नहीं हो पाए वो सीखना। आज अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, नहीं हो पा रहा है तो सीख लो। मैंने बार बार बोला है, सीखना भी तो जरूरी है ना यार, हर बार हो जाए ऐसा जरूरी थोड़ा ना, सीखना भी तो जरूरी होता है ना बेटा, सीखना भी बहुत जरूरी होता है, जरूर सीखा करो क्वेश्चन को। और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, वर्क एनर्जी। चलो अब आप मेरे को बताओ, जिसको समझ में नहीं आता, जिसका नहीं होता, उन्हीं से मेरा सवाल है, क्या आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, दोनों को आ रहे हैं, और आपको इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी नजर आ रहा है, दोनों का अलग अलग भी है, आ रहा है ना। क्या आपको ये रस्सी भी नजर आ रही है, सर सब आ रहा है, सर अंधे थोड़े ना, दिखता तो है, दिखता है ना, हाँ सर दिखता है, क्वेश्चन नहीं होता, दिखता सब है। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये दिख रहा है कि हमने फोर्स किस पे लगाया है, बताओ, चलो किस पे लगाया फोर्स, 2 kg पे या 3 kg पे, डायरेक्ट फोर्स किस पे लगाया, बता। हमने लगाया है 3 kg पे, किस पे लगाया है 3 kg पे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप यहां पे कितना फोर्स लगा रहे हो, बोलो 3 kg पे 10 न्यूटन, पहला काम क्या होगा, जैसे आप 3 kg पे 10 न्यूटन लगाओगे, क्या ये 3 kg आगे जाके रस्सी को खींचने लगेगा, या फिर पहले 3 kg फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, सोचो। 3 kg थोड़ी देर के लिए मान लो रस्सी नहीं है, तो अगर आप यहां 10 न्यूटन फोर्स लगाते
तो रस्सी पे फोर्स बाद में आएगा, पहले इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। देखो अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, सोचो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो ये मूव ही नहीं करेगा ना। आप ऐसे भी तो सोचो कि सर अगर फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया, मान लो मैंने इसको चिपका दिया, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कर दिया, मैं यहां फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा हूं, क्या ये मूव करेगा? नहीं। और अगर ये हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा, क्या टेंशन आएगी यहां पे? नहीं। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले देखना है फोर्स कहां लग रहा है, 2 kg पे या 3 kg पे? 3 kg पे। किस पे लग रहा है? इस वाले पे लग रहा है। तो पहला काम ये करना है, 10 न्यूटन में से वो फोर्स माइनस कर दो। 10 न्यूटन में से क्या कर दो? वो वाला फोर्स माइनस कर दो। कौन सा फोर्स माइनस कर दो? जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। आ रहा है समझ में? पहले तो ये चेक करो कि ये मूव कर भी रहा है या नहीं। समझ में आया? पहले तो चेक करो ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। बताओ, समझ में आ रहा है? पहले तो क्या चेक करना पड़ेगा, ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जल्दी से बोलो, क्या ये मूव कर रहा होगा? जल्दी से बोलो, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ एस मैक्स कितना होगा? जल्दी से बोलो, एफ एस मैक्स कितना हो गया? जल्दी से बोलो। म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू कितना है? 0.3। नॉर्मल कितना हो जाएगा? अगर आप यहां से नॉर्मल निकालोगे तो mg आ जाएगा, यानी कि 30 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे? अच्छा 0.2 है, सॉरी 0.3 नहीं है, 0.2 है। इसका म्यू 0.2 है और नॉर्मल कितना आ जाएगा? 30, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। पहले बताओ, यहां तक समझ में आया अच्छे से तेरे को? देखिए 0.2 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, 0.2 है और r कितना है? 30, तो ये कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। 30 इंटू 0.2 करना आता है ना, 0 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पे टेंशन लगेगी? अब लगेगी ना टेंशन? हाँ लगेगी। अब पहले ये देख, ये मूव कर रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा ये मूव कर रहा है या नहीं। कितनी लग सकती है मैक्सिमम टेंशन? कितनी लग सकती है भैया? 10 न्यूटन लगाया था, 6 ये खा गया, मैक्सिमम टेंशन 10 लग सकती है। मैक्सिमम टेंशन कितनी लग सकती है? 10 माइनस 6। कितनी लग सकती है मैक्सिमम टेंशन? बोलो। 10 न्यूटन तुमने लगाया था, 6 न्यूटन ये खा गया, कितना बचा? 4 न्यूटन। अभी भी 4 न्यूटन आंसर है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो 4 न्यूटन मैं मान लू, क्या ये मूव कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, चेक करो, क्या ये मूव कर रहा है? ये करेगा मूव या नहीं? चेक करो, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? बोलो, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, फटाफट बोलो कितना लग सकता है। इसका मास कितना है मेरा? 2 kg है और ये है 0.3। 0.3 इंटू 20, 6 न्यूटन। इसको मूव करने के लिए 6 न्यूटन चाहिए, ये मूव ही नहीं करेगा। इसको मूव करने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए इसको मूव करने के लिए? 6 न्यूटन। ये मूव ही नहीं करेगा और इसका मतलब है टेंशन मेरी 4 न्यूटन आ जाएगी। यही मेरा फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा इस पे। बात समझ में आ रहा है? इस पे फ्रिक्शन कितना बन जाएगा? 6 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं, कितना फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा? 4 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। आप इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो? 4 न्यूटन। क्या ये मूव कर रहा है? आप इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो? 4 न्यूटन। क्या ये मूव कर रहा है? क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसको मूव करने के लिए 6 न्यूटन चाहिए। तो यानी कि अप्लाइड फोर्स, ये तो वही हो गया ना, आप इस पे 4 न्यूटन लगा रहे हो, एफ एस मैक्स मेरा 6 न्यूटन है, तो इस टाइम इस पे फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स, यानी टेंशन के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। अब आया समझ में? ध्यान से देखो, फिर से समझो भाई। यहां पे सबसे पहले आपने 10 न्यूटन लगाया, इसको मूव करने के लिए चाहिए था 6 न्यूटन। तो क्या ये मूव करना चाहेगा? चाहेगा। अभी कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है, चाहेगा, क्योंकि 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे 4। तो बचा कितना? 4। अब 4 न्यूटन का फोर्स, ये रस्सी इसको आगे की तरफ खींचेगी, रस्सी कोशिश करेगी इसको फोर्स लगाने की। कितना बचा रस्सी के पास फोर्स? बचा कुचा फोर्स कितना बचा? 4 न्यूटन। क्या 4 न्यूटन इसको मूव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 लग रहा है। तो यानी कि ये मूव नहीं करेगा। अच्छा ये मूव करेगा? ये भी नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करेंगे। अरे ये कैसे मूव कर लेगा जब ये नहीं कर रहा? पीछे से पकड़ रखा है ना, यानी कि सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों ही मूव नहीं कर रहे होंगे, बट यही टेंशन फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी। आ गया ना समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, सेम इसी मेथड से आप करके बताओ। सेम इसी मेथड से आप करके बताओ। सेम इसी मेथड से करना है, ठीक है? जिसको पिछला समझ में आ गया है, अब इसको इसी मेथड से करना है बच्चे। करा ना पिछला क्वेश्चन? सेम मेथड से इसको करके दिखाओ अब आप। मैं भी बस बंद ही कर रहा हूं बच्चे लेक्चर, ज्यादा देर मैं भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूं आज, पर एक क्वेश्चन तो और कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन। चलो ये कर दो फटाफट, मैं टाइमर दूं यहां पे, ठीक है? ये जल्दी हो जाएगा, फटाफट करो। 200 लगा रहे हो अब आप,
220 kg का ऑब्जेक्ट है, 0.5 है। नॉर्मल रिएक्शन कितना आया पहले फटाफट बताओ, यहां नॉर्मल रिएक्शन R1 कितना है, जल्दी से निकालो। 0.5 इंटू mg 200 हो गया, अरे mg 200 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 100 न्यूटन। R1 कितना हो गया हमारा 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया था 200 न्यूटन, R1 कितना हो गया 100। कितनी टेंशन लग सकती है, अब आप समझ रहे हो कितनी टेंशन लग सकती है 100 न्यूटन। क्या 100 न्यूटन का टेंशन इसको आगे ले जाएगा, चेक करते हैं। सर इस पे जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा Fs मैक्स, ठीक है ना, R1 नहीं, ये तो फ्रिक्शन निकाला ना हमने, फ्रिक्शन है ये हमारा, ठीक है ना। R1 तो मेरा 200 था, R1 मेरा 200 था, और फ्रिक्शन मेरा म्यू इंटू नॉर्मल आ गया, मैंने म्यू इंटू नॉर्मल कर दिया बेटा, यहाँ पे चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा Fs मैक्स कितना हो जाएगा F2, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन जो हमारा F2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लग जाएगी 0.5 म्यू इंटू नॉर्मल कितना होगा 250, 125। इसको हिलाने के लिए 125 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और आप लगा रहे हो 100 न्यूटन का, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब आप खुद सोचो। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा आप देख सकते हो 100 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 न्यूटन, फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे 100, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। काफी बच्चों ने इस बार कर लिया, ध्यान से देखो, ठीक है ना, यही आएगा ना बेटा। आपको इसको मूव करने के लिए 125 देना है, मूव थोड़ा कर पा रहा है, क्योंकि आपने दिया था 200, 100 तो यही खा गया, 100 तो यही खा गया, बचा कितना 100 न्यूटन। आप 100 न्यूटन से इसको खींच रहे हो, पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 125। क्या 125 न्यूटन दे रहे हो आप, नहीं, आप 100 लगा रहे हो, क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा, सिस्टम मूव तो नहीं कर पाएगा। ये बात तो सच है कि यहां पे सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा। आया समझ में, ठीक है ना, ओके। एक बार मैं दिखा देता हूं यहाँ पे लीडर बोर्ड, ठीक है ना। अरे आंसर्स नहीं आए यार आप लोगों के, एक सेकंड, लीडर बोर्ड, सॉरी लीडर बोर्ड नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके, लीडर बोर्ड नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे। चलो आज मैं यहीं रखता हूं, ठीक है, मेरे पैर में भी अब काफी पेन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा अब, ओके। फिर मिलता हूं आप लोगों से मंडे, दोबारा से मुलाकात होगी, ठीक है। फिर आप लोगों के साथ फिर से क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के काफी क्वेश्चंस हमने करे हैं, बहुत है इतने क्वेश्चंस, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी टाइम से सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस। अगर आप लोगों से बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैंने फिर से बोला, मायूस नहीं होना है, डर के बैठ नहीं जाना है, करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। दोबारा देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो यार, क्या दिक्कत है, होना चाहिए, क्वेश्चन होगा, बनेगा। कुछ ना कुछ केयरलेसनेस तो करते हो ना, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं होता। आपने देखा ना कैसी केयरलेसनेस करते हो, मल्टीप्लाई गलत कर देते हो। एक बच्चा मुझ दिन परसों मेरे से कमेंट्स में पूछ रहा है 5 इंटू 0.2 क्या होता है। यार ऐसे कमेंट्स करोगे तो फिर मैं क्या रिप्लाई करूं, ऐसे तो क्वेश्चन कर लिया करो। 0.5 इंटू 2 क्या होता है, अब आप इतने बेसिक्स नहीं कर पाओगे तो आई एम श्योर नीट नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूं नहीं निकलेगा उसका नीट। जो अब ये नहीं जानता 0.5 इंटू 2 क्या होता है, आपको लगता नहीं है आपको ये क्वेश्चन पूछना भी चाहिए था या नहीं चाहिए था, आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो आप मेहनत ही ना करो और सर जादू कर दे, नहीं हो पाएगा बेटा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन करवा दूं, मैं 100% अपना दे रहा हूं, पर आपको भी देना पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत मैथ्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बेटा, आप बिल्कुल नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी प्रैक्टिस आप करोगे, जो कर रहा होगा ना वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा बेटा, ये सच्चाई है। जब आप बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहे हो ना, बिल्कुल सिली वाले, इसका मतलब ये है कि आप भी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस आते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, अगला लेक्चर करते हो, आप अपने आप टाइम नहीं दे रहे। प्लीज, ये सच है कि आपको टाइम मुझसे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर टाइम x दे रहा हूं तो आपको टाइम 2x देना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बच्चे, ठीक है, अच्छे से करोगे ना मेहनत भाई, देखो मैं खुश हो जाऊंगा जब आप लोग बहुत मेहनत करोगे। आप कर रहे हो, कई बच्चे कर रहे हैं, मुझे डेली बेसिस पे रिजल्ट शेयर करते हैं, इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर मुझे कमेंट्स में बाद में अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, या जैसे भी करते हैं, बट कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी करनी है, आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर आप टीचर बदलते रह जाओगे, आज मेरे से पढ़ रहे हो, कल दूसरे से, परसों तीसरे से, उसका क्या फायदा बच्चे, ठीक है। लग जाओ, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा मंडे से, और उसमें बहुत ज्यादा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। टोटली आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्लियर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखो अपना। मंडे को मैं आप लोगों से मिलता हूं, मंडे को मेरी क्लास होगी सुबह 10:45 पे, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय 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 बच्चों।